कोई स्कॉलरशिप टेस्ट दिया है, किसी कोई फायदा हुआ है कि नहीं? सर जो पढ़ा रहे हर एक टॉपिक का अलग अलग बुक में नोट्स बनाना है। हाँ, अलग अलग कॉपी में तो। ठीक है, ओके। सब मूर्ति की तरह बैठा हुआ है। कोई डीयू का दे रहा है क्या इस बार पेपर? नहीं भाई, अभी तो थर्ड ईयर में ही है। कहाँ से? सर ने कहा था एक असाइनमेंट अपलोड करेंगे, किसी को मिला क्या वैसे ऐप पे? नहीं नहीं, अभी कहाँ। नहीं, अभी तो नहीं अपलोड। आप लोग की तरफ भी आंधी तूफान आया हुआ है क्या? मौसम तो खराब लग रहा है, बट नहीं आया अभी। ये तो पूरा एकदम पटना में गर्दा उठाया हुआ है। बिहार। हाँ भाई, बिहार पटना। इसके बाद ये कौन सा मैथमेटिक्स की क्लास है ना? कौन सी क्लास रहेगी ये? थर्मोडायनेमिक्स की है। नहीं, कौन सा लेक्चर नंबर रहेगा? 0? और मैंने 0 देखा था, उसके बाद से कितना हो गया? ये थर्ड है। ये 4 था। फोर्थ होगा, फोर्थ लेक्चर होगा लगभग। 1 2 थैंक यू। 7 पेज हो गया है कम से कम। 5:45 पे स्टार्ट होगा, अभी मैसेज आया। कैलकुलस पार्ट। So good evening, everyone. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। So let's begin. So what I will do, I will quickly revise whatever we have studied till now, and then we will start with our today's class. So if you remember, so I've stopped at a point where we were now able to distinguish between two type of gases. One is ideal gas, and another is real gas. So do one thing, all of you. Close your notebooks. Whatever you know, right? Whatever you remember, whatever you understand,
स्पीक। बताओ क्या क्या अभी तक आप लोग समझते हो आइडियल गैस के बारे में? आइडियल गैस, जैसे सपोज इफ आई मेक अ बॉक्स, like this cubical box is of volume V. This is a box of volume V. If a gas is confined in it, and if I'm calling it to be an ideal gas, what are the properties that these particles should possess in order for them to be called as molecules of ideal gas? Point number वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल गैस नेग्लिजिबल जीरो मानते हैं, और सर पॉइंट ideal- साइज होता है। और Zero आइडियल volume. गैस का पॉइंट साइज होता है सर, मास। अच्छा, जिसको Size. आईआईटी का जिसको आईआईटी में जाना है, ऐसा मान के चलो जिसको आईआईटी में जाना है वो बच्चा अनम्यूट करके बोले, जिसको नहीं जाना, जो एनआईटी से सेटिस्फाइड है तो ठीक है, मत बोलो भाई। पॉइंट साइज पार्टिकल पॉइंट साइज मॉलिक्यूल जीरो आइए और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में Fraction zero होती है mass सर। and right mass mass and negligible zero volume. volume point size for ideal gas, real gas के लिए और ये अलाउ होते हैं कि कंटेनर में लाना। ऐसा है ना कि अभी हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, और इंटरेक्ट कर रहे हैं इस वे में कि जिसको नहीं आता उसको भी समझाना है। तो अभी अगर जिस पॉइंट की बात चल रही है तो उसी की बात करें। तो जैसे पहला पॉइंट बोला, पॉइंट साइज पार्टिकल, जीरो वॉल्यूम बट फाइनाइट मास। किसी के बैकग्राउंड में नॉइस, देखते हैं किसके बैकग्राउंड में। हर्षित गुप्ता, आप म्यूट करके रखेंगे। द रीजन इज आपके बैकग्राउंड में नॉइस। हाँ ठीक है, अगर हर्षित मुझसे इंटरेक्ट करना चाहता है तो उसको एक ऐसे रूम में जाना होगा जहाँ साइलेंस। तो पॉइंट साइज पार्टिकल, जीरो वॉल्यूम बट फाइनाइट मास। इस प्रॉपर्टी के कारण फर्दर क्या फॉलो होता है? फर्दर ये फॉलो Sir, होता है Potential जो energy. Molecules होंगे ना सर। जो इंटरनल एनर्जी होती है मेरी गैस की, किसी भी सिस्टम की, वो इन जनरल लिखी जा सकती है एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इन जनरल टोटल डेरिवेटिव du लिखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, लाइक दिस। बट जैसे ही मैं बोल दूं कि मॉलिक्यूल्स का साइज जीरो है, मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई जीरो वॉल्यूम, सिंस molecules of an ideal gas occupy zero volume, therefore all the molecules, कोई इस लाइन को कंप्लीट कर सकता है? all the molecules are allowed to move freely complete volume of the container. good, are allowed to move freely in complete volume V of the container, and therefore ये मैटर ही नहीं करता कि मैं इन n molecules को एक छोटे बक्से में बंद करूं या बड़े बक्से में बंद करूं। इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस की सेम रहेगी, मतलब कि इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज, कोई कंप्लीट कर सकता है? इट इज function of temperature Function of it is independent of volume. dependent according Very good. Internal energy of an ideal gas is and depend only on temperature. only and only on, very good. It depend only on temperature. Change in internal energy को बोलेंगे ना ये। इसका मतलब है कि मेरा जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का है। इसका मतलब है कि मेरा इंटरनल एनर्जी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम इज जीरो। मतलब ये पार्शियल डेरिवेटिव जीरो है आइडियल गैस के लिए। इसका मतलब ये है कि टोटल डेरिवेटिव इज ओनली इक्वल टू del u by dt। और साथ में हमको पता है बाय डेफिनेशन जो ये वाला पार्शियल डेरिवेटिव होता है, दिस इज इक्वल टू n टाइम्स cv, where n is number of mole and cv is molar heat capacity at constant volume. Therefore we can say that this is further equal to ncv dt. आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिल जाएगा u as a function of p is equal to ncv
दिस इज वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर कैसा सिस्टम, आइडियल गैस वाला सिस्टम। दिस इज, देखो ये सारी जितनी भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, ये बिकॉज ऑफ, ये किस लिए वैलिड है आइडियल गैस के साथ, क्यों वैलिड है, क्योंकि हम पॉइंट नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 अज्यूम करके चलते। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या होती है आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स? जीरो IMF। हाँ, हम ये मान के चलते हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जीरो इंटरमॉलिक्यूलर forces of interactions are present between the molecules। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन फोर्सेस होगा ही नहीं, तो सिर्फ पार्टिकल का मोशन, कैसा मोशन होगा, सिर्फ काइनेटिक मोशन, उसमें कुछ भी पोटेंशियल पार्ट होगा ही नहीं। And hence potential energy for ideal gas is zero. Total internal energy is only and only Thermal kinetic energy। Yes, thermal kinetic energy। Okay। इसके बाद आइडियल गैस के लिए मैंने कुछ और भी कराया था, बिल्कुल कराया था। मैंने क्या बोला था कि आइडियल गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर हमेशा एक रिलेशन ओबे करेगा, और वो रिलेशन है PV equal to nRT, which is also equals to capital NKBT। चल, अब अगर मैं एक्स्ट्रा में आपसे कुछ चीजें पूछता हूँ, देखते हैं कौन निकाल पा, एक्स्ट्रा बट इंपॉर्टेंट, कुछ एक्सरसाइज कर। सपोज अगर मैं आपको कहूं इवेलुएट del P by del V at constant T for ideal gas, निकाल सकते हो? आइडियल गैस के लिए आपको ये पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, कैसे निकालना? ये एक्स्ट्रा में है, अभी मुझे याद आ गया तो मैंने PV is equal to nRT से P को डिफरेंशिएट करके V के साथ P और V को डिफरेंशिएट करके पार्शियल। ओके, मतलब आप ये कह रहे हो, आप ये कहना चाह रहे हो कि सर क्योंकि सिस्टम क्या दिया हुआ है यहाँ पर, आइडियल गैस, आइडियल गैस सिस्टम के लिए एक इक्वेशन हमेशा वैलिड होगी। इक्वेशन को मैं रीराइट कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब अगर मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूं लेफ्ट हैंड साइड को विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, राइट हैंड साइड में क्या है? माइनस NRT by V स्क्वायर। किसी को प्रॉब्लम ये चीज लिखने में कि NRT by V Yes, स्क्वायर हो? अगर प्रॉब्लम है तो पूछो। नो सर। सो दिस विल बी दिस। ओके, सो ये तो मैंने बस एक्स्ट्रा में एक एक्सरसाइज करके दी, फेयर इनफ। साथ में आपको, अब आपको रियल गैस के बारे में क्या क्या पता है? कौन बता रहा है मेरे को रियल गैस के बारे में क्या क्या जानते हो? फिर से मैं देखो, सुनो ये दोनों ऐसा करते हैं। एजम्पशन हटा देंगे अगर। ओके, ऐसा करते हैं, सुनो, दोबारा से एक बॉक्स बनाता हूँ। दोबारा से ये बॉक्स जो है वो वॉल्यूम V का, बट अब ये पॉइंट, ये पार्टिकल जो है पॉइंट नहीं है बल्कि एक स्फीयर है, हर पार्टिकल एक बॉल। हर पार्टिकल बॉल है और हर पार्टिकल की बॉल का साइज है, कुछ वॉल्यूम है हर पार्टिकल, जो हर बॉल का कुछ ना कुछ वॉल्यूम, ऐसे n पार्टिकल्स। तो क्या ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्या ये वाली इक्वेशन को ओबे करेंगे? नो सर। Will this equation be obeyed? नो सर, नहीं सर। नो सर। Okay. Real gas deviates from ideal gas behavior at लो कब? टेम्परेचर हाई प्रेशर। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर है। गुड, पुरुषार्थ बोल रहा है ना, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। यस सर। गुड, पुरुषार्थ की मुझे आवाज पहचान में आने लग रही है, ठीक है। एंड रियल गैस स्टार्ट्स approaches towards आइडियल गैस, it approaches towards, मतलब it approximately behave like, मतलब ये आइडियल गैस की तरह बिहेव करना स्टार्ट करती है कब? लो प्रेशर आइटम। लो प्रेशर हाई high टेम्परेचर पे। ये समझ के बोल रहे हो ना, कि तुमने ऐसे ही सोचा होगा ना कि लो प्रेशर पे प्रेशर इतना कम हो गया कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर हो गए, और हाई टेम्परेचर के कारण उनके पास इतनी थर्मल काइनेटिक एनर्जी आ गई कि वो एक दूसरे से दूर दूर घूम गए। इसीलिए
मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ थोड़ा बहुत इंटरेक्शन था भी, तो वो दूर होने के कारण उन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड 0 लेना कुछ गलत बात नहीं। सिमिलरली अब वो मॉलिक्यूल्स आसपास रहकर एक क्लस्टर नहीं बना रहे, दूर दूर घूम रहे हैं, तो ज्यादातर एरिया खाली है, और जितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर रहा है हर मॉलिक्यूल, उसको हम 0 मान सकते हैं, और पार्टिकल्स को पॉइंट साइज मानना कोई गलत बात नहीं। इसलिए रियल गैस स्टार्ट बिहेविंग लाइक आइडियल गैस, मतलब कि रियल गैस के जो एक्सपेरिमेंट है उनको अगर आपको किसी इक्वेशन को यूज करके समझाना है एट लो प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर, तो कौन सी इक्वेशन भी चल जाएगी, कौन सी इक्वेशन भी काम कर देगी, काम चला देगी, दैट इज PV इक्वल टू NRT। बट हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, जैसे रूम टेम्परेचर की बात है, रूम टेम्परेचर पे जो आपकी गैस आपके रूम में घूम रही है, उस पे PV इक्वल टू NRT विल नॉट वर्क, उस पे कोई और इक्वेशन की मदद लगेगी हमको। तो एक इक्वेशन है जो एक साइंटिस्ट ने निकाली, जिसका नाम है अंडरवॉल। मतलब क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने ये इक्वेशन निकाली उनका नाम वैंडरवॉल था, तो उन्होंने अपने नाम के ऊपर ही अपनी उस इक्वेशन का नाम रख दिया वैंडरवॉल्स इक्वेशन। तो वैंडरवॉल इक्वेशन कौन सी गैस सेटिस्फाई करती है? वैंडरवॉल गैस। वैंडरवॉल गैस रियल गैस का एक कैटेगरी है, समझो इस बात को। वैंडरवॉल गैस इज ओबेइंग दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन को वैंडरवॉल गैस ओबे करती है। बट क्या सिर्फ वैंडरवॉल ने ही ये काम किया? कोई और साइंटिस्ट को इंटरेस्ट नहीं आया कि मैं बैठ करके ऐसी कोई थ्योरेटिकल इक्वेशन निकालूं जो रियल गैस सेटिस्फाई करे? बहुत सारे साइंटिस्ट ने किया। क्या वैंडरवॉल इक्वेशन करेक्ट इक्वेशन है, मोस्ट करेक्ट इक्वेशन है? नो। वैंडरवॉल इक्वेशन तो सबसे रद्दड़, सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल, मतलब सबसे बेसिक इक्वेशन है जो रियल गैस को अप्रोक्सीमेटली समझाती है, बट करेक्टली ये भी नहीं बताती। वैंडरवॉल इक्वेशन में भी बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं। वैंडरवॉल इक्वेशन के बाद भी बहुत साइंटिस्ट बैठे और उन्होंने बहुत सारी इक्वेशन लिखी जो इससे ज्यादा करेक्ट। आज भी थ्योरेटिकल साइंटिस्ट इक्वेशन को ढूंढ रहे हैं जो रियल गैस को करेक्टली समझा सके, रियल गैस के एक्सपेरिमेंट्स को एक ऐसी थ्योरेटिकल इक्वेशन जो करेक्टली समझा सके, ऐसी इक्वेशन की अभी भी साइंटिस्ट मतलब एक्सपेरिमेंट्स थ्योरेटिकल साइंटिस्ट अभी भी उसके पीछे लगे डिराइव कर। तो ऐसा जरूर हो सकता है एग्जाम में कि आपको आइडियल गैस दे दे, तो आइडियल गैस देगा तो इस सिस्टम की इक्वेशन कौन सी होगी? PV इक्वल टू NRT। अगर एग्जामिनर आपको वैंडरवॉल गैस देगा तो इस सिस्टम की इक्वेशन क्या होगी? P plus N B इक्वल टू NRT। ये भी हो सकता है कि एग्जामिनर कोई आर्बिट्री रियल गैस दे, तो उसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होगी? उसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट कुछ और होगी जो किसी और साइंटिस्ट ने लिखी होगी, वैंडरवॉल ने नहीं लिखी होगी, और वो क्वेश्चन में आपको प्रोवाइडेड रहे। समझ में आया? यस सर। तो मेरे थर्मोस्टेट में, थर्मोस्टेट भूल गए हो तो फिर से याद दिला देता हूं, कितना % ऑफ कंप्लीट एग्जाम? कितना % ऑफ कंप्लीट एग्जाम? पूरे एग्जाम का कितना %? 15%। कितने क्वेश्चन 60 में से? 10 to 12। 8 से 10। पूरे थर्मोस्टेट 40 डेज हम लोग मिलेंगे, जिसमें से आज 3rd डे चल रहा है। कभी भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे, स्टेप नंबर 1, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए स्टेप नंबर 1 इज आइडेंटिफाई उस क्वेश्चन में एग्जामिनर किस सिस्टम को पढ़ रहा है। आइडियल गैस को पढ़ रहा है
वैंडरवाल गैस को पढ़ रहा है या आर्बिट्री रियल गैस को पढ़ रहा है, ये पहले आपको आइडेंटिफाई। मतलब हमको क्या लगता है, व्हाट वी फील, व्हाट स्टूडेंट फील, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अगर क्वेश्चन थर्मो का है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी वी कैन अप्लाई, हमारा हक है। ऐसा नहीं है, अगर सिस्टम आइडियल गैस होगा देन ओनली यू कैन अप्लाई पीवी इक्वल टू एनआरटी। अगर सिस्टम वैंडरवाल गैस होगा तो ये, अगर सिस्टम कोई और आर्बिट्री गैस होगा तो वो इक्वेशन आपको प्रोवाइडेड रहेगी एग्जाम। क्लियर है स्टेप नंबर 1? अच्छा, Yes, sir. अब वापस से टॉपिक पे आ जाओ। तो वैंडरवाल गैस के बारे में और क्या क्या जानते हो? मॉलिक्यूल्स का साइज क्या होता है? मॉलिक्यूल्स Finite volume. यस, दे हैव फाइनाइट साइज। फाइनाइट साइज का मतलब ही फाइनाइट वॉल्यूम होता है, एज वेल एज फाइनाइट मास तो होता ही है। मास तो फाइनाइट है ही, बट ये पॉइंट साइज पार्टिकल नहीं है, इनका कुछ ना कुछ साइज है। इसका मतलब मैं अब लिख नहीं रहा, मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई some volume from the container and hence all the molecules are not allowed to move freely in complete volume, बल्कि वो वॉल्यूम v में मूव करने के बजाय v minus nb prime, this is the volume in which molecules can move freely. This is the volume in which molecules of a van der Waals gas can move freely. Okay, since सात, हाँ, thermostat means thermodynamics and statistical mechanics. thermostat means क्या पूछ रहे? Thermostat means thermodynamics and statistical mechanics. अंकित पूछ रहा है ना? हाँ सर, फर्स्ट हाँ, लेक्चर पहली क्लास है, पहली क्लास है, हाँ सर। इसलिए पूछा। ठीक है, हाँ बेटा, thermostat. I will be teaching you thermodynamics, kinetic theory of gases and statistical mechanics. ओके सर। चलो, और साथ में और क्या होता है? मॉलिक्यूल। अच्छा, मेरी क्लास के बाद कोई और क्लास भी है? Yes, sir. Yes, sir. कितने बजे से? 7:30 से है ना? 7 तो नहीं? 10:30, yes, sir. ठीक, फिर ठीक है। Now, molecules have non-zero intermolecular forces of interaction. उनके बीच में कुछ ना कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होता है। इसकी वजह से, इन दोनों assumptions की वजह से यहाँ पर इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ बोथ volume as well as temperature. That is, partial derivative of internal energy with respect to volume, which was 0 in case of ideal gas, here it is non-zero. ठीक है, it is non-zero. 0 was in the case of your ideal gas. Now, किसके बराबर होता है ये? This is very probable question. ये निकालो कि ये किसके बराबर होता है, अभी देखेंगे हम इसको आने वाले टॉपिक्स में। साथ में अगर मैं टोटल डेरिवेटिव पूछूं तो टोटल डेरिवेटिव को आप कैसे लिखोगे? del u by del v at constant temperature dv plus del u by del t at constant volume v dt. इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप? del u by del t की जगह you can always write, by definition you can always NCV write del T. right? So this is the expression for total derivative of internal energy in case of real gas. अब ये किसके बराबर होता है वो हम देखेंगे आगे। साथ में, since there are non-zero intermolecular forces of interaction, so therefore total internal energy is a sum of both kinetic and potential part, and here potential part is 0, right? Okay, what else we have seen? I think that's it. Okay, now what we have seen is, देखो जरा ध्यान से देखो, suppose you have practical gas, real gas, actual gas at room temperature, let us say. तो रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर लो है, रूम टेम्परेचर को हम लो ही टेम्परेचर बोलते हैं, ये इतना कोई हाई टेम्परेचर नहीं है। क्या होगा बच्चों? Molecules won't be moving that much apart. Molecules won't have that much thermal kinetic energy. So therefore, it won't be correct to assume these two assumptions, and hence real gas will behave like real. It will behave like real gas. And can you tell me
which equation will be obeyed by pressure, volume and temperature? So the equation Van der Waal plus, हाँ, आप कह सकते हो sir, this can be the equation. There can be more equations, there can be more correct equations also, but this is the one equation which we know, which is Van der Waals. Okay, now can you tell me, if I go on increasing the temperature, what will happen? Think a little. If I go on increasing the temperature, what will happen? काइनेटिक एनर्जी और बढ़ेगी सर। Kinetic energy will increase. मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर जाने लगेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, मान लो प्रेशर घट रहा है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर 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 होने लगे, इसका मतलब उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन थे नॉन जीरो बट छोटे इंटरेक्शन, नेग्लिजिबल इंटरेक्शन प्रेजेंट था, अब वो जीरो के बराबर माना जा सकता है। इसका मतलब रियल गैस विल स्टार्ट अप्रोचिंग टुवर्ड्स कौन सी गैस? आइडियल गैस Ideal gas. ठीक है, एक ऐसा टेम्परेचर जरूर आएगा, मतलब टेम्परेचर इतना हाई हो चुका होगा, और एक ऐसा टेम्परेचर जरूर आएगा जब रियल गैस विल बी इक्विवेलेंट टू आइडियल गैस. तो कितना हाई मतलब कितना हाई टेम्परेचर ये रियल गैस स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक आइडियल गैस। ये वाली इक्वेशन की जगह ये वाली इक्वेशन लगाना कोई दिक्कत नहीं होगा, यू कैन अप्लाई दिस इक्वेशन आल्सो। तो कितना हाई टेम्परेचर? So the answer is what is the answer? Boils. And that is next topic. मतलब अभी तक जितना सर ने पढ़ाया है थोड़ा बहुत समझ में आने लगा है? सर एक छोटा सा डाउट। Yes sir. ठीक है, स्टार्ट करें आज की क्लास। सर एक डाउट हो गया छोटा सा। हाँ बोलो। सर जैसे प्रेशर को हम लो कर रहे हैं और टेम्परेचर को हम कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब किसी भी रेट से इंक्रीज कर रहे हैं, और सर तो वॉल्यूम को हमने एक लिमिट, वॉल्यूम तो हमारी एक बाउंड्री कंडीशन हो गई, लिमिटेशन हो गया ना कि नहीं देखो सुनो, हमेशा प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेटेड है, पहले तो ये चीज समझो, ठीक है। दूसरा, अभी जब भी हम एक चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि लाइक वी आर गोइंग ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो हम दूसरा फैक्टर को वी आर नॉट वरीड अबाउट। ऑब्वियसली दे विल बी चेंजिंग, प्रेशर वॉल्यूम अकॉर्डिंगली चेंज हो रहे होंगे, बट हाउ दे आर चेंजिंग आई एम नॉट वरीड अबाउट। बट इज फॉर श्योर देयर प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, बिकॉज प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज सॉर्ट ऑफ टेम्परेचर। आई एम इंक्रीजिंग टेम्परेचर, देयर प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग। What is happening to them individually, I'm not worried about. What I am doing right now, I'm going on increasing the temperature. सर वो समझ में आ रहा है सर, मैं ये कह रहा हूँ कि आइडियल गैस बिहेवियर के लिए सर उसमें बेसिकली उसका हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है उसको जीरो करना होगा समहाउ। वो किसी भी तरीके से हो जाता है रियल गैस, तो हम उसको बोलेंगे आइडियली बिहेव कर रहा है। तो सर इसके लिए हमने करा कि टेम्परेचर को हमने टेम्परेचर को हाई कर दिया, एक्चुअली टेम्परेचर को हाई कर दिया तो मोबाइल हो गया। और सर प्रेशर को लो करने का रीजन इस सर फिर तो टेम्परेचर वाला फैक्टर डोमिनेट नहीं करेगा, क्योंकि टेम्परेचर अगर हमने काफी बढ़ा दिया तो वो रैंडमनेस इतनी बढ़ जाएगी कि वो आपस में कोलाइड नहीं करेंगे, मतलब क्योंकि सर वॉल्यूम तो फिक्स है ना, मतलब कंटेनर का वॉल्यूम थोड़ी ना एक्सपेंड करेगा अगर हम रिजिड वॉल्स ले। सी क्यों ये किसने कहा कि रिजिड वॉल्स है? वही तो मैंने कहा, मैंने कोई ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं रखा है कि वॉल्स आर रिजिड होंगे। सर तो मतलब भी अगर हम एक केस उठा लेते तो रिजिड वॉल्स में तो ये नहीं लगा पाएंगे ना, मतलब तो ये भी हो सकता है कि रिजिड के केस में, रिजिड वॉल्स के केस में, जैसा कि आपने बोला, बिल्कुल सही बोला कि अगर मान लो वॉल्यूम फिक्स्ड हो, ठीक है, वॉल्यूम फिक्स्ड हो, वॉल्स रिजिड हो, टेम्परेचर बढ़ाते जाए, क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होगा, लेफ्ट हैंड साइड को इंक्रीज होना पड़ेगा, प्रेशर को इंक्रीज होना पड़ेगा, P इनटू में V का प्रोडक्ट। तो प्रेशर बढ़ता जाए, हो सकता है उस वॉल्स का एक थ्रेशोल्ड, ठीक है। आई एम नॉट right now, I'm not worried about the experimental limitations. What I'm saying is, if it is possible, then एक ऐसा टेम्परेचर जरूर आएगा। हाँ बोलो। मतलब सर हम बस ये कर रहे हैं कि हमें कोई भी एक भी पॉसिबल केस हमें मिल जा रहा है, हम उसको लेके कह रहे हैं कि ये रियल को हम आइडिया में कर सकते हैं। हाँ, बस यही कंफ्यूजन हो रही है सर, बस ठीक है। थैंक यू सर। ओके, तो अब हमें हाँ सर ये पूछा जो वो आइडियल गैस के लिए आप लिखे हैं कि यू जो फंक्शन है V और T का, वो U इंटरनल एनर्जी, प्रेशर और टेम्परेचर का भी तो फंक्शन हो सकता था ना? बिल्कुल होगा, बिल्कुल यही मैंने आपको उस दिन बताया था। बिल्कुल सही बात है तुषार, कि कोई भी
चाहे G हो, चाहे S हो, H हो, F हो, U हो। गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, कोई भी ये थर्मोडायनामिक पैरामीटर लिखा जा सकता है एज अ फंक्शन ऑफ एनी टू आउट ऑफ 3। 3। तो मतलब आप ये भी लिख सकते थे, हाँ बोलो। प्रेशर और वॉल्यूम में भी रिलेशन है तो हम उसको लिख सकते हाँ, तो आप ये भी लिख सकते थे कि U इज अ फंक्शन ऑफ PNT या PNV। PND। तो उसके बाद आप लिख सकते थे कि du इज इक्वल टू डेल्टा U by डेल्टा P at constant temperature dP plus डेल्टा U by डेल्टा T at constant pressure dP। और आप देखोगे कि ये वाला पार्शियल डेरिवेटिव आइडियल गैस के केस में क्या होता है, 0 होता है और सर, यहाँ पर क्या होता है, नॉन जीरो। वेरी गुड, हियर इट इज नॉन जीरो। और सर लास्ट छोटा डाउट, ये लास्ट में जो आप लिखा है कैलकुलेट करा है डेल्टा P by डेल्टा V माइनस nRT by V स्क्वायर, ये हाँ। तो बॉयल्स लॉ जो हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोग पीवी ग्राफ का स्लोप भी कह सकते हैं ना इसको। बिल्कुल, Boyle's- बहुत सही, बहुत सही, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ये वही है, ये वही है। पीवी ग्राफ, पीवी इंडिकेटर डायग्राम पे अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन को प्लॉट करूं, सब लोग देखो, पुरुषार्थ ने बहुत सही पॉइंट बताया, अगर पीवी इक्वल टू एनआरटी को पीवी इंडिकेटर डायग्राम पे मैं प्लॉट करूं और ये बोलते हुए कि टी बराबर कांस्टेंट, तो कैसा ग्राफ दिखता है मुझे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता है। Yes, sir. अब अगर मैं आपसे पूछूं किसी एक पॉइंट पे ये स्लोप निकालो, किसी एक पॉइंट पे ये स्लोप निकालो, तो व्हाट विल बी दैट स्लोप, पुरुषार्थ आपको दिख रहा है दैट स्लोप इज नेगेटिव, पॉइंट नंबर 1। Yes, sir. हाँ, ओके, सो आल्सो एक चीज और दिख रही है कि शुरू में स्लोप ज्यादा है, फिर कम हो रहा है, फिर फिर घट रहा लेटा है, हुआ ग्राफ घट रहा है। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है स्लोप का मैग्नीट्यूड घट रहा है, ठीक है? डिक्रीज कर रहा है। वो यहाँ से भी दिख रहा है ना यस बच्चे? सर। साथ में अगर मान लो कोई पूछे यहाँ स्लोप कितना है, तो स्लोप कैसे बोलोगे, स्लोप यही बोलोगे ना, चेंज इन प्रेशर ओवर में चेंज इन वॉल्यूम। और साथ में हमको पता है ये जो था, ये जो कर्व है, ये कौन सा कर्व है, इस कर्व को क्या भी बोल सकते हैं बच्चों, आइसोथर्म, आइसोथर्म या बोल, मतलब जो ये चेंज हो रहा है, जो भी ये चेंज हो रहा है प्रेशर में विद चेंज इन वॉल्यूम, ये क्या कांस्टेंट रख के हो रहा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो पुरुषार्थ ने बिल्कुल सही बोला कि दिस इज आल्सो द स्लोप ऑफ आइसोथर्म फॉर आइडियल गैस। मतलब एग्जाम में ये जरूर हो सकता है कि एग्जाम में एग्जाम वाले पूछ दें स्लोप ऑफ आइसोथर्म फॉर आइडियल गैस इज ABCD, कौन सा है, ऑप्शन में एक में ये दिया हो, एक में nRT by V स्क्वायर दिया हो, एक में nRV by T दिया हो, तो आपको स्लोप ऑफ आइसोथर्म फॉर आइडियल गैस इस लैंग्वेज को पढ़ करके मैथमेटिक्स में क्या पूछा है ये पता लगाना ना। ऐसे क्वेश्चंस हम करेंगे, बट पुरुषार्थ ने पहले ही सही आइडेंटिफाई किया, आई एम वेरी हैप्पी। तो पुरुषार्थ अगर मैं आपसे अभी पूछूं, मान लो मैं आपसे पूछूं, सपोज मैं आपसे पूछूं स्लोप ऑफ आइसोबार ऑन VT इंडिकेटर डायग्राम क्या होगा, NR by P। नहीं, उसको मैथमेटिकली क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ आइसोबार ऑन VT हाँ। इंडिकेटर डायग्राम, उसको हम लोग बोलेंगे कि स्लोप ऑफ आइसोबार एट ऑन VT इंडिकेटर डायग्राम, ये Yes, बोलेंगे sir. या नहीं? हाँ बोलेंगे। बस, तो आपको मान लो एग्जामिनर कहे निकालो इवेलुएट द स्लोप ऑफ आइसोबार ऑन VT इंडिकेटर डायग्राम फॉर आइडियल, तो आप NR कहोगे by P। आइडियल, तो आप कहोगे कि ये निकालना है मुझे, और आइडियल गैस के लिए PV इक्वल्स टू nRT वैलिड है। इस इक्वेशन को रीराइट कर लोगे कैसे, V इक्वल्स टू nRT by P। अब इससे आप Yes, ये sir. डेरिवेटिव निकाल के बताओ बेटा क्या आएगा, del V by del NR T at constant NR by P। वेरी हाँ वेरी, जिसको नहीं समझ में आया डोंट वरी, हम अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। अभी ये नोट डाउन कर लो एंड अलाउ मी टू स्टार्ट विद माय टुडेस क्लास। थैंक यू सर। कितनी देर हमने रिवाइज किया है, कितने बजे क्लास स्टार्ट हुई थी, आधा घंटा हमने 42 रिवाइज मिनट। किया है, ठीक है, आधा घंटा 40 मिनट तो सर रिवाइज करने में ही लगा देते हैं। चलो ठीक है, सो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ।
इरेज कर रहा हूं मैं। सर यस सर जैसे आपने फर्स्ट क्लास में बताया, नहीं सर इससे नहीं है, आप इरेज कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास में सर आपने बताया था स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में कि हम उसमें गैसेस के माइक्रो मैक्रो स्टेट की बात करते हैं। सर वो रियल गैस की करते हैं या फिर मतलब इन जनरल किसी भी गैस की कर लेते हैं? इन जनरल हम किसी भी सिस्टम की बात करते हैं, वहां पे आप इन जनरल पढ़ते हो और आप रियल गैस आइडियल गैस सबके लिए निकाल सकते हो। तो सर उसमें भी डिवीजन नहीं होता ना कि जैसे ये रियल के लिए आइडियल के लिए? पहले हम इन जनरल पढ़ते हैं, बट वही थ्योरी हम बाद में अप्लाई भी करते हैं आइडियल गैस के लिए, रियल गैस के लिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के लिए, फिर पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए, बहुत सारे केसेस करते हैं। ओके सर। हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। फिर रोटेटर के लिए, रोटेटर मतलब मान लो मैं एक मॉलिक्यूल हूं, ये एक एटम है, ये एक एटम है, बीच में एक बॉन्ड है, तो ऐसे समझ, कौन बोल रहा था? सचिन बात कर रहा था, कौन कर रहा था? यस सर, सचिन सर। हाँ तो सचिन देखो, एक ही एटम है, एक ही एटम है, बीच में एक बॉन्ड है, ठीक है, रिजिड है ये, और मान लो मैं रोटेट कर रहा हूं अपनी पोजीशन पे खड़ा होकर, देख रहे हैं? तो ऐसे मान लो n मॉलिक्यूल्स हैं आपके सिस्टम में, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, मतलब देखेंगे, बहुत सारे सिस्टम्स पढ़ेंगे, सिर्फ आइडियल गैस ही नहीं। हमारे सिलेबस में है सर? हाँ बिल्कुल है। ओके, इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉयल्स टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर को हम डिनोट करते हैं यूजिंग T सबस्क्रिप्ट B। तो बॉयल्स टेम्परेचर की पहले मैं डेफिनेशन दिखा देता हूं, अभी तक समझ भी गए होंगे। बॉयल्स टेम्परेचर, इट इज दैट हाई टेम्परेचर, ये वो हाई टेम्परेचर है जिस पर, एट विच एंड बियॉन्ड विच, जिस पर और जिसके बाद, कोई फिर किसको कंप्लीट कर सकता है? रियल गैस स्टार्ट Behave like ideal Very gas. good. Behave like It ideal starts- gas. Behave like ideal gas. it starts behaving like, it starts Ideal behaving gas. like ideal gas, right? Okay, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं बॉयल्स टेम्परेचर का एक्सप्रेशन निकालना चाहता हूं, तो बॉयल्स टेम्परेचर पे एट T बराबर TB, आइडियल गैस की इक्वेशन क्या बन जाएगी? आइडियल गैस की इक्वेशन क्या बन जाएगी? बस T की जगह क्या लिख दो? TB। इसका मतलब प्रेशर क्या होगा? प्रेशर कितना होगा बॉयल्स टेम्परेचर पे? इतना होगा। NRTB बन जाए। सिमिलरली एट T बराबर TB, वैन डर वाल्स गैस की इक्वेशन will take this form, P plus AN square by V square into में V minus NB equals to NRTB। इसको रीराइट कर लो, और प्रेशर किसके बराबर आएगा? इसको रीराइट करो जरा बच्चों और बताओ प्रेशर किसके बराबर आएगा? NRT डिवाइडेड बाय में V minus NB, और फिर P plus AN square by V square का AN square by V square उछट जाएगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों? बोलो। NRTB डिवाइड By V minus minus NB minus AN square by V square. वेरी गुड। अब बॉयल्स टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसपे वैन डर वाल्स गैस स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक आइडियल गैस। का मतलब यही है ना कि जितना प्रेशर वैन डर वाल्स गैस एक्सर्ट कर रही होगी, उतना ही आइडियल एक्सर्ट कर रही होगी। इसका मतलब इक्वेट बोथ द टेम्परेचर्स, इक्वेट बोथ द प्रेशर्स। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and equation number 2, what we get that NRTB
ओवर में v बराबर nRTB ओवर में v माइनस NB। हमें क्या निकालना है बेटा, हमें TB का एक्सप्रेशन निकालना। तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली TB वाली टर्म को इकट्ठा कर लेंगे एंड इट विल बी समथिंग लाइक दिस, nRTB ओवर में v माइनस nRTB ओवर में v माइनस NB बराबर an स्क्वायर बाई b स्क्वायर। जरा देखो क्या क्या कट रहा है, एक n एक n और एक n कट गया क्या? यस ठीक है, TB r और TB कॉमन आ रहा है, तो r इंटू में TB 1 बाई v माइनस 1 बाई v माइनस NB, राइट हैंड साइड में माइनस an बाई में v। तो इस r को नीचे ले जाऊं, कोई दिक्कत? ओके, अब जरा एलसीएम लो, क्या बन जाएगा ये एलसीएम लो बताओ। v स्क्वायर होगा ना राइट साइड पे। हाँ, मुझे ये गलती करना अलाउड है, रीजन पता है ना? रैंक आ चुकी है सर आपकी। ठीक है, चलो ठीक है, गुड। an बाई v स्क्वायर। हाँ बताओ बेटा आगे, इसका एलसीएम लो तो क्या बन जाएगा ये? e into v minus nb। v into v ऊपर क्या आएगा? माइनस nb। तो माइनस एनबी। माइनस NV। देखो मैं हमेशा हर बैच में एक ही बात बोलता हूँ, समझो एक बात, हमारी एफिशिएंसी कौन डिटरमाइन करता है, मतलब हम कितना एफिशिएंट है, एक गाड़ी कितना एफिशिएंट है, कैसे डिटरमाइन होगा? आई थिंक सर स्टूडेंट से। एफिशिएंसी कैसे डिटरमाइन होगी किसी चीज की, कैसे डिटरमाइन? सर हम इनपुट हम कितना ले रहे हैं और आउटपुट कितना दे रहे हैं। मतलब किसी भी जैसे कार की एफिशिएंसी निकालनी है, क्या किसी भी ह्यूमन बीइंग की एफिशिएंसी निकालनी है, तो उसने कितना खाया इनपुट और उसमें कितना यूजफुल है ना, कितना उसने यूजफुल आउटपुट दिया। दिस इज द एफिशिएंसी। जितना खाया उतना ही आउटपुट दे दिया, फिर तो भगवान है, 100% एफिशिएंट, राइट? मतलब कुछ वेस्ट ही नहीं करा। और 100% एक्यूरेसी कुछ नहीं होता। 100% एफिशिएंसी हो जाएगी तो डॉक्टर ही कह देगा तुम्हारा पेट खराब है ना, कुछ वेस्ट ही नहीं निकाल रहे। तो वेस्ट तो देखो निकालना पड़ेगा, मतलब इतना तो हम हो ही नहीं सकते। भगवान ने ही हमारा सिस्टम ऐसा बनाया है कि जो भी खाते वाते हैं सुबह हम वेस्ट तो निकालते हैं, तो इसका मतलब हम 100, भगवान ने ही हमको 100% एफिशिएंट बना के नहीं भेजा। वेस्ट तो हम देंगे ही, कुछ ना कुछ वेस्ट तो हम जनरेट करेंगे। बस हमारा एम क्या है कि हम ज्यादा कैलोरीज जनरेट करें ना, वेस्ट कम जनरेट। तो इसीलिए अच्छा बच्चा कौन होगा? हर एक बच्चे को सर सेम इनपुट दे रहे हैं, हर एक बच्चे को मैं ही पढ़ा रहा हूँ, सेम इनपुट दे रहा हूँ, सबको सेम सुनाई दे रहा है। ऑफलाइन में तो चलो ये बोल सकते हो कि मेरे को कम एसी की हवा लग रही है या आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रही, बट ऑनलाइन में तो ये नहीं बोल सकते। ऑनलाइन में तो सबको सेम इनपुट मिलता है। अब एफिशिएंट कौन ज्यादा होगा, मतलब किसको आईआईटी मिलेगी और किसको एनआईटी मिलेगी? आपके क्लास जो में आउटपुट ज्यादा पार्टिसिपेट देगा, करेगा। जो इंटरेक्ट करेगा। मतलब तुमको क्या लगता है, तुमको क्या लगता है सर कोई एलसीएम लेकर के ये तुरंत नहीं करना आता क्या? आता है सर। आता है सर। मैं पूछ रहा हूँ कि एलसीएम लो और बताओ, और धीरे धीरे जवाब आ रहे हैं और दो तीन बच्चे ही आंसर। मतलब सर क्या चाह रहे हैं? सर चाह रहे हैं सिंक्रोनाइजेशन। सर चाह रहे हैं, सर ये देखना चाह रहे हैं कि 35 बच्चों में से कितने एक्टिवली बैठे हैं। साथ में आपसे मैं ये जो सवाल पूछ रहा हूँ कि इसका एलसीएम लो, ये इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आप ज्यादा दिमाग से ज्यादा एक्टिवली क्लास में बैठे, सिर्फ नोट करने के एम से ना बैठे। तो दिस इज माई एम। माई एम इज कि 35 के 35 बच्चे कुछ सीख कर जाए। आई कैन ऑल्सो कम एंड टीच एंड गो, बट आई एम टेकिंग अ लिटिल एक्स्ट्रा पेन सो दैट आप ज्यादा सीखो। तो जल्दी से बताओ फिर, ये एलसीएम हो गया तो क्या कट रहा है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में माइनस माइनस कट जा रहा है, एन कट जा रहा है और V और V कट जा रहा है। सो यू वुड बी लेफ्ट विद, हाँ ऐसे जवाब दिया करो, A डिवाइडेड बाय में R और B उस साइड चला जाएगा, ये V और ऊपर V माइनस N, ऐसा कुछ V बचेगा। minus NB। Yes ठीक है, sir। तो मतलब बॉयज टेम्परेचर का जो एक्सप्रेशन निकल के आया, फटाफट मैं लिख देता हूँ, दैट कम्स आउट टू बी A डिवाइडेड बाय में RB इनटू में V माइनस NB बाय V को आप डिवाइड करके ऐसे लिख लो,
1 माइनस NB। ठीक है, अब मुझे कौन होशियार बच्चा ये बता रहा है कि स्मॉल n इंटू में b क्या है? इसको जानते हो, इसका नामकरण कर सकते हो, ये है व्हाट इज स्मॉल n इंटू में स्मॉल b? वो करेक्शन इन वॉल्यूम करेक्शन है, बट और अच्छे से बताओ। करेक्शन तो है बट और क्या बोल सकते नंबर डेंसिटी सर। नहीं, बिल्कुल नहीं, टोटल करेक्शन, नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सर, आंसर में सर बोल डेंसिटी है, volume उसके आगे कुछ occupied तो by- है सर, डेंसिटी और कुछ तो है सर। ये मानते हो ना कि ये स्मॉल एन बी कैपिटल एन बी प्राइम के बराबर है? हाँ यस सर। Yes, sir. Yes, sir. याद करो बी प्राइम क्या था? सर पूरा वॉल्यूम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, तो कैपिटल एन इंटू में बी प्राइम जो कि स्मॉल एन इंटू में बी के बराबर है, क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कैपिटल एन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल। बात समझ में आई? तो स्मॉल एन इंटू में बी क्या है बच्चों? स्मॉल एन इंटू में स्मॉल बी क्या है? वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम आपके गैस के मॉलिक्यूल्स घेर के बैठ रहे हैं? स्मॉल एन इंटू में बी क्या है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। ओके, जरा दिमाग यूज करो और बताओ। ये एक गैस है, मतलब आपका रूम ही है, रूम में गैस भरी हुई है, मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स रियल गैस के ही मॉलिक्यूल है। मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स है ये पॉइंट साइज नहीं है, बल्कि इनका खुद ना कुछ खुद का वॉल्यूम है जो ये ऑक्यूपाई कर ले रहे हैं, क्योंकि ये गैस है, ये लिक्विड नहीं है, ये सॉलिड नहीं है। तो क्या ये मानते हो कि बेशक से ये कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, बट ज्यादातर वॉल्यूम तो खाली ही है रूम का, है या नहीं? Yes, sir. ज्यादातर वॉल्यूम Yes, तो sir. खाली ही है। इसका मतलब क्या ये कह सकते हैं कि बेशक से ये वैंडरवॉल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, बेशक से ये रियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, क्या ये कहना सही होगा कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स इज वेरी लेस एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ योर रूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर? कहना सही होगा, क्योंकि ज्यादातर हाँ, वॉल्यूम सर। खाली ही है। Yes, sir. मतलब इसका मतलब हम कह सकते हैं ना स्मॉल एन इंटू में बी बाई बी इज वेरी वेरी लेस देन 1। इसका मतलब हम कह सकते हैं ना 1 माइनस एन बी बाई बी इज अप्रोक्सीमेटली 1, एंड देयरफॉर व्हाट वी कैन से बॉयल्स टेम्परेचर का एक्सप्रेशन इज ए बाई आर बी। बी इंटू में 1 माइनस एन बी बाई बी। हो सकता है ये ऑप्शन गिवन हो तो यही टिक करोगे, बट जरूरी नहीं है ये ऑप्शन गिवन हो, ऐसा भी ऑप्शन रह सकता है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। आर यू गेटिंग इट? यस Yes, sir. अब Yes, जल्दी sir. से एक्स्ट्रा बट इंपॉर्टेंट, समथिंग एक्स्ट्रा बट वेरी इंपॉर्टेंट, देखो जरा, क्या आप अपने आप को और मुझे ये कन्विंस कर सकते हो कि जो मान लो एग्जाम में ऐसा कुछ ऑप्शन आया, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया, बॉयल्स टेम्परेचर इज ऑप्शन ए ओवर में आर बी, ऑप्शन बी ए आर बाई बी, ऑप्शन सी आर बाई ए बी, ऑप्शन डी बी बाई आर ए। तो वैसे तो ये करेक्ट है क्योंकि अभी आप तुरंत पढ़े हो तो याद है, बट दिसंबर में आज से 8 महीने बीतने के बाद याद होगा? याद नहीं होगा, बट कंसेप्ट समझ में आएगा। तो अब कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? एक तो तुरंत ऐसे कर लोगे कि भाई दोनों को इक्वेट करा, फटाफट ये मैथमेटिक्स किया और निकाल लिया। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा मेथड क्या है इसको करने का? वो है कि इसकी आप डायमेंशन चेक करो, अपने आप को कन्विंस करो कि ए बाय आर बी का जो डायमेंशन है, जो यूनिट है, दैट इज सेम एज दैट ऑफ टेम्परेचर। क्या आप कन्विंस कर सकते हो अपने आप को? जरा मुझे बताओ ए ओवर में आर, ए का जो डायमेंशन होता है वो किसके बराबर होता है? अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो कोई बता सकता है प्रेशर का डायमेंशन क्या ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर की जो यूनिट होगी वो प्रेशर के बराबर की यूनिट होगी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो जो ए की यूनिट होगी वो प्रेशर इनटू में वॉल्यूम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ मोल्स के स्क्वायर के बराबर होगी। यस का मतलब ये बोल सकते हैं कि ए की जो यूनिट होगी ना वो प्रेशर इनटू में वॉल्यूम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में एन स्क्वायर की यूनिट के बराबर।
आर की यूनिट एज इट इज रखो। बी की यूनिट क्या होगी, क्योंकि एन इंटू में बी की यूनिट वी के बराबर होगी, तो बी की वी बाई वी बाई एन। ओके, जरा देखो क्या क्या कट रहा है। एक वॉल्यूम की यूनिट कट गई वॉल्यूम की यूनिट से, एक मोल्स की यूनिट कट गई मोल्स की यूनिट से। बचा क्या, बचा आपके पास यूनिट ऑफ प्रेशर इनटू में वॉल्यूम डिवाइडेड बाय में यूनिट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इनटू में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी यूनिट किसके बराबर होती है, जूल्स डिवाइडेड बाय में किसके बराबर होती है, टेम्परेचर। इसका मतलब हमने क्या कन्विंस कर लिया अपने आप को कि जो इसकी डायमेंशन है इज सेम एज दैट ऑफ टेम्परेचर। तो मान लो एग्जाम में टाइम नहीं हो तो आप इसको क्विकली टिक कर सकते हो बेस्ड ऑन डायमेंशन, अदरवाइज यू हैव टू डू इट लाइक दिस, क्योंकि ये बिल्कुल होगा कि अगर मान लो बॉयल्स टेम्परेचर का भी क्वेश्चन आता है तो जरूरी नहीं है आपको ये फॉर्मूलाज रटे हैं। थर्मोस्टेट में आप देखोगे कि मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि फॉर्मूला रटो, कभी नहीं बोलूंगा, एक दो फॉर्मूले को छोड़ के, अदरवाइज मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि कोई फॉर्मूला रटो। आपको समझ के पूरी थर्मोडायनामिक्स सीखनी है, क्योंकि कंसेप्ट आपको याद रहेंगे, फॉर्मूला रटी हुई चीज कभी याद नहीं रहती। सर इसको नोट कर लीजिए आप लोग। सर ए का यूनिट कैसे डिराइव किया एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसमें क्या है, देखो जरा, कोई भी दो क्वांटिटीज को ऐड कब किया जाता है, जब उनकी यूनिट सेम हो। यस सर। भाई लेंथ में लेंथ ही तो ऐड करोगे, लेंथ में मास थोड़ी ना ऐड कर दो। हाँ सर। ओके, इसका मतलब an स्क्वायर बाई वी स्क्वायर की यूनिट भी प्रेशर की है। हाँ सर। बोल सकते हैं? हाँ सर। तो इसका मतलब an स्क्वायर बाई वी स्क्वायर की डायमेंशन किसके बराबर है, प्रेशर की डायमेंशन। यहां अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो मैं ये नहीं कह रहा कि an स्क्वायर बाई वी स्क्वायर प्रेशर के बराबर है, मैं क्या बोल रहा हूं, डायमेंशन ऑफ an स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इज सेम एज डायमेंशन ऑफ प्रेशर। आई थिंक ये चीज समझ में आती है आप लोगों को? हाँ सर। ओके, तो इसके बाद कैन आई से कि डायमेंशन ऑफ ए विल बी सेम एज दैट ऑफ डायमेंशन ऑफ, कैन आई से? यस सर। यस सर। तो मतलब, तो अगर इसी में मैं आपसे अगर एक्स्ट्रा में पूछूं व्हाट इज यूनिट ऑफ ए, तो आप क्या कहोगे, ए की यूनिट क्या है, प्रेशर इनटू में वॉल्यूम की क्या यूनिट होती है, प्रेशर इनटू में वॉल्यूम की क्या यूनिट होती है, जूल। जूल। और एक वॉल्यूम एक्स्ट्रा है तो उस वॉल्यूम का मीटर क्यूब। नीचे क्या है, मोल स्क्वायर। बात समझ में, यूनिट ऑफ ए इज दिस। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं V में मैं NB ऐड सब्ट्रैक्ट तभी कर सकता हूं जब वॉल्यूम की यूनिट और NB की यूनिट सेम हो। इसका मतलब वैंडरवाल कांस्टेंट B is having the unit of V over में N। तो unit of B is nothing but it is Meter equal cube to per mole. meter cube per Mole. mole। Now, what is unit of R? It is joules per mole per जूल per mole per Kelvin। पर So therefore, unit of A over में RB will be equal to joule per meter cube mole inverse square over में joule per mole per Kelvin into में meter cube per mole। अब देखो जरा, पर मोल स्क्वायर, मीटर क्यूब, जूल जूल, नीचे क्या बचा, पर केल्विन, जो ऊपर आके क्या हो जाएगा। सो देयरफॉर यूनिट ऑफ ए बाय आर बी। आर यू गेटिंग इट बेटा? जिसने पूछा था अभी ए की यूनिट कैसे करी मैंने। हाँ सर, पूरा समझ में आया। गुड, पूछ लिया करो अभी। इनिशियल क्या, आप चाहे मेरे 40th क्लास में भी बेसिक डाउट पूछोगे तो आई वोंट से एनीथिंग, बट मेरा पॉइंट यही है कि अगर आप डाउट्स कम पूछोगे तो सब्जेक्ट कम समझ में। जितने बेसिक डाउट, जितने सिली डाउट पूछोगे उतनी जल्दी सब्जेक्ट सीखोगे। तो पूछो। हाँ बोलो। सर V
v स्क्वायर है तो वो मीटर क्यूब इज वॉल्यूम का ना, तो वॉल्यूम स्क्वायर का m⁶ नहीं होगा अच्छा यूनिट ठीक ऑफ ए। ओके ठीक है। एक्चुअली मैंने क्या किया, मैंने यहाँ एक स्टेप मिस कर दिया। मैंने इसको ऐसे लिखा, पीवी स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो, पीवी इंटू में वी। पीवी की जो यूनिट होती है बेटा दैट इज सेम एज दैट ऑफ जूल, और वॉल्यूम की दैट इज बात समझ में? यस सर, थैंक यू। सर इसमें यूनिट बार बेटा आपकी आवाज नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। सर यूनिट ऑफ आर सर। यूनिट ऑफ आर नहीं समझ में आई। ओके गुड। देखो ये इक्वेशन जानते हो, पीवी बराबर एनआरटी, आर बराबर पीवी बाय एनटी। पीवी की यूनिट जूल, एन की यूनिट टेम्परेचर की यूनिट। यस सर ठीक। अच्छा क्या मैं यहाँ पर ये लिख सकता था जूल पर मोल पर सेल्सियस? यस। नो सर, नहीं लिख सकते, ऐसा ही लिखोगे, वो ऐसा ही लिखोगे। टेम्परेचर याद रखोगे, आज के बाद याद रखोगे, जहां भी पूरे थर्मोस्टेट में टेम्परेचर रखने की बात आए तो हमें हमेशा केल्विन रखना है। सेल्सियस रखना एक पाप होता है, दैट्स नॉट अलाउड, बिल्कुल भी अलाउड नहीं। बट अगर हम इसकी बात करें, स्पेसिफिक हीट को मैंने कैसे डिफाइन किया था? स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी बॉडी, specific heat capacity of any body is defined as amount of heat required to raise the temperature by unit degree Celsius of unit mass of unit mass। तो अगर इसकी मैं यूनिट पूछूं तो Q की हीट की यूनिट जूल, एनर्जी की यूनिट जूल, नीचे पर केजी, नीचे ये क्या है, इसके कारण चेंज इन टेम्परेचर के कारण मैं पर केल्विन लिख रहा हूं। बट यहाँ पर अलाउड है, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो, ये लिखना कुछ गलत नहीं होगा। क्यों गलत नहीं होगा? क्योंकि टेम्परेचर में अगर मैं 5 डिग्री सेल्सियस का चेंज कर रहा हूं वो सेम है कि मैं केल्विन में टेम्परेचर 5 केल्विन में। दैट इज इट। जहां पर चेंज की बात आ जाए वहां पर ये यूनिट लिखना गलत नहीं होगा। बट जहां पर टेम्परेचर खुद में पड़ा हो, चेंज नहीं है, ये टेम्परेचर ही है, तो दैट्स व्हाई कहीं भी ये लिखना बहुत गलत हो जाए। दैट्स नॉट अलाउड, दैट विल रिजल्ट इन रॉन्ग आंसर। चलो और बातें करेंगे इसकी धीरे धीरे। तो चलो मैं आप आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सर बी की यूनिट पर मीटर क्यूब भी हो सकती है ना, बस पर मोल लिखना जरूरी तो नहीं है ना? लिखना है बिल्कुल, मोल को लिखना जरूरी होता है, पर मॉलिक्यूल को लिखना जरूरी नहीं होता। पर मोल को लिखना बहुत जरूरी होता है। बी की यूनिट मीटर क्यूब नहीं हो सकती, मीटर क्यूब पर मोल होगी। कैपिटल एन वाले फार्मूले से तो बी प्राइम बोलो, वहां हम बी प्राइम बोलो। बी प्राइम की जो यूनिट होगी वो होगी मीटर क्यूब पर मॉलिक्यूल। पर मॉलिक्यूल को लिखना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक नंबर है, डायमेंशनलेस चीज है। कैपिटल एन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज ओनली अ नंबर, दैट इज डायमेंशनलेस थिंग। उसकी कोई यूनिट नहीं है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। लोगैरिथम ऑफ एक्स, ln ऑफ एक्स की कोई यूनिट होती है? ln ऑफ एक्स की कोई यूनिट नहीं होती। e की पावर x, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। कैपिटल N इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसकी कोई यूनिट नहीं है, दैट इज डायमेंशनलेस, दैट इज ओनली अ नंबर। ओके ठीक है, तो मैं आगे चल रहा हूं। ये हमारे जमाने की बात है। टॉपिक नंबर 6 हमारे जमाने में जब हमने जैम का एग्जाम दिया था बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन होता था। अब क्या प्रोबेबल होता है मैं उस पर आऊंगा, बट उसको समझने के लिए आपको टॉपिक नंबर 6 समझना जरूरी है। तो क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं देखते हैं जरा।
अगर मैं वेंडरवॉल गैस की बात करूं तो वेंडरवॉल गैस इज अ गैस which obeys या whose pressure, volume, temperature are always related by a equation. Can you make me write that equation? P plus n square P by plus V minus NB equal to V minus nRT. NB is going to NRT. इस इक्वेशन को रीराइट किया जा सकता है और लिखा जा सकता है P बराबर nRT डिवाइडेड बाय में V माइनस NB माइनस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर। अगर मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट है, एट टेम्परेचर T बराबर कांस्टेंट, अगर T कांस्टेंट है तो सिर्फ कौन कौन दो चीजें वेरिएबल रह जाएंगी इस इक्वेशन में, प्रेशर और वॉल्यूम। प्रेशर तो प्रेशर सिर्फ किसके वेरिएशन पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम के वेरिएशन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि N R T A B ये सब तो कांस्टेंट। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सा इंडिकेटर डायग्राम है, PV indicator. पीवी इंडिकेटर डायग्राम पे अगर मैं आपसे पूछूं एट V टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, इसमें जरा V टेंड टुवर्ड्स 0 करो। Infinity. NB. At V tending towards infinity, pressure will tend towards, देखो जरा चेक करके बताओ, V को infinity। इसका मतलब आप मुझे, अगर मैं आपको कहूं प्लॉट दिस आइसोथर्म, जैसे ही मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, जैसे ही मैंने टेम्परेचर, मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट करके मैंने T1 के बराबर, तो ये जो इक्वेशन हो गई, ये किसकी इक्वेशन हो गई, मानते हो दिस इज इक्वेशन फॉर Isotherm. Now I'm giving you a task, plot this isotherm on PV indicator diagram. तो आप क्या कहोगे, आपको दो पॉइंट तो पता चले, जब V 0 हो रहा है तो प्रेशर इनफाइनाइट हो रहा है, जब V इनफाइनाइट हो रहा है तो प्रेशर 0 हो रहा है। मतलब इट विल बी अ फॉलिंग कर्व, ये एक फॉलिंग कर्व है, ठीक है। अब ये फॉलिंग कर्व सिंपली ऐसा होता, ये फॉलिंग कर्व सिंपली ऐसा होता अगर ये इक्वेशन ऐसी कुछ होती, P is inversely proportional to V, राइट। अगर ये ऐसी इक्वेशन होती Y is inversely proportional to X, बट ध्यान से देखो ये तो ऐसी कुछ इक्वेशन है, Y equals to 1/x plus 1/x square या minus 1/x square, है या नहीं, चेक करो। Yes sir. क्या है, तो हमें चेक करना होगा कि ये ऐसी फॉल है या कैसा फॉल है, वी हैव टू चेक फॉर। तो लेट्स सी, देखते हैं। इसी इक्वेशन को रीराइट किया जा सकता है और इसको लिख सकते हैं, अगर मैं एलसीएम लूं तो क्या बन जाएगा, PV स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर इनटू में V माइनस NB, और जो ये V स्क्वायर एलसीएम लेकर आया था उस साइड जाकर के, राइट हैंड साइड में जाकर के NRT। अगर इन दोनों टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, देखो जरा, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, P इनटू में क्यूब, फिर उसके बाद माइनस NB V, उसके बाद AN स्क्वायर V, उसके बाद माइनस AN क्यूब V, और राइट हैंड साइड में NRT V। अगर इस टर्म को भी इस साइड ले आऊं तो ये जो इक्वेशन बनेगी ऐसी कुछ बनेगी, देखो जरा, प्रेशर इनटू में वॉल्यूम का, फिर प्लस में माइनस NBP माइनस NRT V स्क्वायर, फिर उसके साथ प्लस में AN स्क्वायर इनटू में V, फिर माइनस प्लस में माइनस AN क्यूब बराबर 0। ये ऐसी कुछ इक्वेशन बन गई, A इनटू में V क्यूब प्लस सम कोफिशिएंट B इनटू में V स्क्वायर प्लस सम कोफिशिएंट C इनटू में V प्लस सम कोफिशिएंट D इक्वल टू। So this is basically a polynomial of order V in volume V, है ना? Yes sir. This is the polynomial of order 3 in volume. तो मान लो अगर मैं आपको कहूं y बराबर x को प्लॉट करके दिखाओ, ये पॉलिनोमियल किस ऑर्डर का है, 1 इन x,
This is a polynomial of order 1 in x. So this will be something like this. अगर मैं कहूँ y equals to x square को प्लॉट करके दिखा, तो this is a polynomial of order 2 in x. This is a polynomial of order 2 in x. So this will be something like, है ना? This will be something like. इसका मतलब what we can say कि there are two such values of x at which this polynomial is having same value. There are two such values of x at which this polynomial is having same value. So, or you can say कि like similarly, what we can say is, since this is a polynomial of order 3 in volume, so what we can say is corresponding to a particular value of pressure, how many solutions will be possible? इस equation के कितने solutions possible होंगे? कितने different values of? 3. जरूरी नहीं है कि हमेशा 3 हो. Depending on the value of A, B, C and D, इसके at maximum 3 रूट्स पॉसिबल है. बट ऐसा भी हो सकता है 3 रियल रूट्स पॉसिबल है. ऐसा भी हो सकता है कि एक ही रियल रूट पॉसिबल हो या 2 रियल रूट पॉसिबल हो, है ना? डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ A, B, C एंड D. सो डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ A, B, C, D, ABCD में प्रेशर छुपा है. देख लो, ABCD में प्रेशर और टेम्परेचर छुपे हैं. तो डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऐसा जरूर हो सकता है कि एट मैक्सिमम कितने डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वॉल्यूम पॉसिबल हो. At maximum 3 different values of volumes are possible. अब देखो, हमें इसे प्लॉट करना है. तो प्लॉट करना है और हमें ये भी पता है कि इनिशियली तो यहां से स्टार्ट होगा कर्व और फाइनली उसे फॉल करके यहां तक जाना है, 0 तक जाना है. साथ में हमको ये भी पता चल गया किसी एक पर्टिकुलर प्रेशर पे कितने डिफरेंट वॉल्यूम्स पॉसिबल है, 3. इसका मतलब जो ये कर्व होगा वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कितनी जगह पर काटेगा? 3. उस कर्व को अगर वो कर्व सिंपली एक फॉलिंग कर्व होता तो इसको कितनी जगह पे काटता सर? 1. ठीक है. उसको 3 जगह काटने के लिए फॉर श्योर इस कर्व को कितनी बार टर्न करना होगा, स्लोप को 0 करना होगा. ये चीज समझ में आई आप लोगों को कि अगर कोई कहे इस इक्वेशन को यहाँ प्लॉट करो तो दिस इक्वेशन विल लुक लाइक दिस. थोड़ा बहुत समझ में आया? बोलो जल्दी. यस सर. हाँ. यस सर. ओके. तो ये जो मैंने सारा प्लॉटिंग करा है ये किसी एक टेम्परेचर T1 पे मैंने प्लॉट किया. किसी एक टेम्परेचर T1 पे मैंने ये. अब किसी ने देखा कि जब हमने प्लॉटिंग करी टेम्परेचर T1 पे तो प्लॉट ऐसा कुछ मिला. फिर किसी और साइंटिस्ट ने इसी सेम ग्राफ को, इसी सेम इक्वेशन नंबर 1 को प्लॉट करना चाहा एट सम अनदर टेम्परेचर T2, हायर टेम्परेचर T2. अभी T1 रखा तो ऐसा कुछ ग्राफ मिला. फिर उन्होंने टेम्परेचर को बढ़ा करके T2 कर दिया और फिर ग्राफ को प्लॉट करना चाहा तो ग्राफ का नेचर उनको जो मिला वो ऐसा कुछ मिला. अल्टीमेटली तो इनको मिलना ही है, ब्लू और ब्लैक को अल्टीमेटली तो मिलना ही. बट जो नेचर जो मिला वो ऐसा मिला. मतलब आप देखो इस ग्राफ में अगर मैं पूछूं ब्लू वाले ग्राफ में कोई आपको ऐसा प्रेशर दिख रहा है जहां पर करस्पॉन्डिंग टू अ सिंगल प्रेशर मोर देन 1 वॉल्यूम आर एग्जिस्टिंग? आई डोंट थिंक सो. नहीं दिख रहा है ना? नो सर. हर प्रेशर पे एक ही वॉल्यूम है. हर प्रेशर पे एक ही वॉल्यूम. ओके. फिर साइंटिस्ट ने क्या करा, ये जो ब्लू वाला ग्राफ है ये टेम्परेचर T2 पे है. ब्लू वाला ग्राफ है टेम्परेचर T2. ब्लैक वाला जो ग्राफ है वो है एट टेम्परेचर T1. साइंटिस्ट ने क्या किया, टेम्परेचर को और बढ़ाया और हाई किया और टेम्परेचर T3 पे इस ग्राफ को प्लॉट करना चाहा. अच्छा जरा सोचकर बताओ
ये वैंडरवाल गैस के साथ मैं टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ। हाई टेम्परेचर पे वैंडरवाल गैस विल बिहेव लाइक आइडियल आइडियल गैस। गैस की इक्वेशन क्या होती है? PV इक्वल टू nRT। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो PV बराबर कांस्टेंट। PV बराबर कांस्टेंट कैसा दिखता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यस ठीक है, तो ये ग्राफ कैसा दिखने लगा बच्चों? ये ग्राफ ये अल्टीमेटली तो इसमें मिलना ही है, बट ये ग्राफ कैसा दिखने लगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह दिखने लगा। बात समझ में आई? पूरा ये ग्राफ कैसा दिखने लगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह। बात समझ में आई? बोलो। वाइब्रेशन की आवाज आ रही है। हाँ, किसी के माइक में है। तो दिस इज ग्राफ एट टेम्परेचर T3। एट हायर टेम्परेचर द ग्राफ स्टार्टेड the graph took the shape of in rectangular hyperbola. It took the shape of rectangular hyperbola. So now let us try to understand this. इन ग्राफ को समझते हैं जरा। पॉइंट नंबर 1, एट लो टेम्परेचर मतलब T1 की बात कर रहा हूं, T1 की। एट लो टेम्परेचर मतलब एट टेम्परेचर लेसर देन क्रिटिकल टेम्परेचर। अभी मैं डिफाइन करूंगा क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, बट फॉर T लेसर देन TC मतलब ब्लैक कर्व्स की बात कर रहा हूं मैं। करस्पॉन्डिंग टू अ सिंगल वैल्यू ऑफ प्रेशर हाउ मेनी वॉल्यूम्स आर एग्जिस्टिंग? करस्पॉन्डिंग टू a single value of pressure, 3 different values of volume exist. इसको समझो, इसको कंसेप्ट वाइज समझो। एक ही प्रेशर पे, एक ही टेम्परेचर पे 3 डिफरेंट वॉल्यूम एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? सोचो जरा। अगर मान लो मैं H2O की बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं एट T बराबर, अच्छा आप जिस प्रेशर में जी रहे हो, जो प्रेशर में हम रह रहे हैं, कितना है वो प्रेशर? हमारे आसपास का प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है पास्कल्स में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में? 1.01 10⁵ पास्कल। और पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कैसे लिखते हैं? 1 पास्कल में कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है? 1। ए पास्कल इज नथिंग बट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अभी मैं बात कर रहा हूं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, जिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम लोग सरवाइव कर रहे हैं। हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर, हमारे आसपास का प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर मैं आपको कहूं एट T बराबर 20 डिग्री सेल्सियस एंड P बराबर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, H2O कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है? H2O एग्जिस्ट इन कौन सा स्टेट? सॉलिड, लिक्विड या गैस? लिक्विड। अगर मैं यही बोल दूं -10 डिग्री सेल्सियस, H2O एग्जिस्ट इन सॉलिड। अगर मैं यही बोल दूं आपको 110 डिग्री सेल्सियस, यस। अब अगर मैं आपको कहूं एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, H2O किस फॉर्म में एग्जिस्ट करे? बोथ, दोनों, लिक्विड और सॉलिड, H2O will coexist। देखेंगे हम आगे, फेज ट्रांजिशन का पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे। H2O will coexist in liquid as well as solid state। समझो जरा इस बात को। सर तो इसका मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे और वाटर भी रहेगा, वाटर एज वेल एज वेरी गुड, वेरी गुड। तो समझो इस बात को। 0 डिग्री सेल्सियस पे हो क्या रहा है? टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये एक सुइटेबल कंडीशन है फॉर H2O टू एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एज वेल एज इन सॉलिड स्टेट। तो H2O को एग्जिस्ट
कुछ H2O लिक्विड, कुछ H2O सॉलिड, मतलब दोनों स्टेट में पड़ा होगा। इसका मतलब एक ही प्रेशर और एक ही टेम्परेचर पे H2O का वॉल्यूम कुछ और होगा इन लिक्विड स्टेट और कुछ और होगा है सॉलिड स्टेट। इसका मतलब बच्चों मेरा जो गैस मॉलिक्यूल्स है, वैंडरवाल्स गैस, रियल गैस जिसको मैं पढ़ रहा हूं, एक ही प्रेशर और एक ही टेम्परेचर T1 पे अगर 3 डिफरेंट वॉल्यूम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब फिजिक्स वाइज 3 डिफरेंट क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं? 3 डिफरेंट फेजेस स्टेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। और समझो देखते जाओ जरा। जब प्रेशर बहुत कम है, मान लो मैं यहाँ ब्लैक कर्व को देखना, मान लो मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट पे प्रेशर कम है या ज्यादा है? सर कम है, बहुत कम है। और वॉल्यूम कम है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। जब प्रेशर बहुत कम है, मेरे सब्सटेंस में जब प्रेशर बहुत कम लग रहा है, तो मेरा सब्सटेंस लिक्विड, सॉलिड या गैस कैसे रहना पसंद करेगा? गैसियस स्टेट में रहना चाहेंगे। हाँ, मैं दोबारा सोचो, एक बॉक्स है, उसके अंदर एक सब्सटेंस डाल रखा है आपने, और उन दीवारों पे बहुत कम प्रेशर लग रहा है, तो वो किस स्टेट में रहना पसंद करेगा? गैस। ठीक है, और गैस, वैंडरवाल्स गैस को ही हम पढ़ रहे हैं। यस, ठीक है, आप क्या करो, अभी प्रेशर कितना है? इतना है। किसी के यहाँ से नॉइज आ रहा है? प्रेशर अब क्या करो, इस प्रेशर को बढ़ाते चलो, प्रेशर को इंक्रीज, सोचो जरा, प्रेशर को इंक्रीज करते चल रहे हैं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक करीब आ रहा है। करीब आ रहे, तो मतलब अभी भी गैस है, अभी भी गैस है, अभी भी गैस है, गैस है, प्रेशर बढ़ाते गए, अभी भी गैस है, 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 अभी भी गैस है। एक ऐसा ट्रांजिशन आएगा जहां स्लोप 0 है, यहाँ स्लोप 0 है, देख लो। यस, अभी स्लोप 0। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये अब प्रेशर इतना हाई हो गया है, मॉलिक्यूल्स इतना पास आ गए हैं कि वो गैस से कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। और मेरा जो सब्सटेंस है वो अब क्या है? अब वो गैस नहीं है, बल्कि क्या बन चुका है? लिक्विड। मतलब इस पॉइंट पे वो कौन से फेज में एग्जिस्ट कर रहा है? इस पॉइंट पे लिक्विड। तो मतलब ये वाली जो कर्व है, ये वैंडरवाल लिक्विड को रिप्रेजेंट करती है। जो वैंडरवाल गैस को हम पढ़ रहे थे, वो अब किस में कन्वर्ट हो चुकी है? इस पॉइंट के बाद लिक्विड। अब प्रेशर बढ़ता गया, एक ऐसा पॉइंट आया कि इतना हाई प्रेशर हो गया कि अब वो किस में कन्वर्ट हो गया? गैस। तो ये सारे पॉइंट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इसका मतलब, और ये तो एक आम बात है, मतलब ये आम बात है कि एक कंटेनर था, उसके अंदर एक गैस बनती, कुछ प्रेशर लग रहा था बाहर से, जैसे ही आप उन वॉल्स को कंप्रेस करते गए, प्रेशर बढ़ाते गए, मॉलिक्यूल्स पास आते गए, एक ऐसा पॉइंट, ये एक आम बात है, ये बिल्कुल डाइजेस्टेबल थिंग है, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये गैस किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विफाई हो जाएगी, मतलब लिक्विड बन जाएगी। फर्दर इस लिक्विड को कंप्रेस करते गए, एक ऐसा पॉइंट आएगा ये लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड। ये एक बिल्कुल कोई बड़ी चीज नहीं। अब सुनो जरा, अब क्या होगा, ये हम किस टेम्परेचर पे कर रहे थे? रूम टेम्परेचर, मतलब हमने गैस का टेम्परेचर कम रखा हुआ था, लाइक 300 केल्विन। 300 केल्विन मतलब कितना सेल्सियस? 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर अभी कितना रखा हुआ था? कम रखा हुआ। अब हम हाई टेम्परेचर पे बात करते हैं। मान लो पहले बहुत हाई टेम्परेचर की बात करो। बहुत हाई टेम्परेचर पे क्या होगा? बहुत हाई टेम्परेचर पे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं कभी पास आ पाएंगे क्या, चाहे कितना ही प्रेशर लगा? नो सर, कितना ही प्रेशर लगा लो, मॉलिक्यूल्स पास नहीं आ पाएंगे। इसका मतलब रेड वाला ग्राफ देखो, जब प्रेशर कम था तब भी वो गैस था, प्रेशर बढ़ाते चल रहे हो, अभी भी ये गैस है, थ्रू आउट ये गैस है। इसीलिए हर प्रेशर पे सिर्फ एक ही वॉल्यूम एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब रेड वाले ग्राफ पे इतना हाई टेम्परेचर आ चुका है
कि आप कितना ही प्रेशर लगा लो, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल टू लिक्विफाई एंड टू सॉलिडिफाई द गैस। ये भी बात उनको डाइजेस्ट होती है क्योंकि टेम्परेचर ही इतना हाई हो गया। तो पॉइंट नंबर टू, अगर टेम्परेचर बढ़ा करके मैं क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर कर दूं या ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर कर दूं, तो मैंने देखा ब्लू वाला ग्राफ देखो, ब्लू वाला ग्राफ मैंने प्लॉट किया हुआ है एट टीसी। T2 किसके बराबर है? TC के बराबर। T2 इज इक्वल टू TC और T3 क्या है? T3 इज ग्रेटर देन TC। तो अगर मैं ग्राफ को प्लॉट करना चाहूं एट क्रिटिकल टेम्परेचर या एट अ टेम्परेचर ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर, तो ये देखा गया कि हर प्रेशर पे कितनी वैल्यूज ऑफ वॉल्यूम एग्जिस्ट कर रही हैं? सिंगल। 3 वाले भाग जाए, 3 वाले भाग जाए, कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही है? ब्लू वाला ग्राफ देखो, 1। सो इसका मतलब एट T इक्वल टू TC या T ग्रेटर देन TC, ओनली 1 वैल्यू ऑफ वॉल्यूम exist at a particular value of pressure। हर प्रेशर पे एक वॉल्यूम एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? फिजिक्स वाइज क्या है इसका मतलब? कि सिर्फ और सिर्फ कितने स्टेट एग्जिस्ट कर रहे हो सिस्टम का? सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट। इसका मतलब दैट इज ओनली गैसियस स्टेट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, मैं लिख देता हूं ऊपर, मैं ऊपर वाला पोर्शन इरेज कर रहा हूं, सिर्फ लेफ्ट। एक बार लिख लीजिए, एक बार आप लिख लीजिए सर। हाँ सर, वो लिक्विड वाला जो पार्ट है उसमें सर प्रेशर ड्रॉप कर रहा है, तो उसका एक बार बता दीजिए सर, वो सुन नहीं पाए थे सर, मतलब समझ नहीं आया। तो देखो, अभी इसमें बहुत सारी चीज है जो बतानी है। ये सब चीजें हम डिटेल में देखेंगे जब हम फेज ट्रांजिशन का टेम्परेचर पढ़ेंगे। यहाँ पर और भी पैरामीटर्स हैं जो डिटरमाइन करेंगे, बट एक्चुअली आपको क्या देखना है? आपको बस ये देखना है कि मैं प्रेशर बढ़ा रहा था, एक ऐसा पॉइंट आया जो टर्निंग पॉइंट है। उस टर्निंग पॉइंट पे हुआ क्या कि वो गैस मेरा लिक्विड में कन्वर्ट, जिस मोमेंट पे आपका गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा उस दौरान क्योंकि अब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ गए, कंडेंस हो गए, तो तुरंत एट दैट मोमेंट, जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस प्रेशर, जो उस लिक्विड स्टेट पे लगेगा वो कम लगेगा एट दैट मोमेंट। व्हाई? बिकॉज वॉल्यूम एकदम से वो लिक्विफाई हो गया। यस सर, समझ में आ गया। इसी को हम ठीक है, इसी को बोलते हैं हम डिसकंटिन्यूटी एट द फेज ट्रांजिशन। ये सब चीजें हमें डिटेल में पढ़नी है। अभी तुम्हें बस इतना डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा कि एक ही पर्टिकुलर प्रेशर पे अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस खींचूं तो 3 डिफरेंट वॉल्यूम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ही यही है कि उस सब्सटेंस के 3 डिफरेंट फेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, और वो होगा भी अगर मैं गैस का प्रेशर बढ़ाता जाऊं, एक ऐसा थ्रेशोल्ड प्रेशर आएगा कि वो प्रेशर इतना हाई हो गया है कि अब उस सब्सटेंस से सहन नहीं हो रहा, वो मॉलिक्यूल्स इतना क्लोज आ गए हैं कि वो एक दूसरे से बॉन्ड बना करके कंडेंस हो जाएंगे। और ये वाला पार्ट ऑफ द कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लिक्विड को। ये वाला पार्ट ऑफ द कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन से स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉलिड को कर रहा है, सॉलिड को। ये वाला पार्ट ऑफ द कर्व गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट ये चीज कब नहीं हो रही? ये चीज तब बिल्कुल नहीं होगी जब मैं वैंडरवाल गैस को भी, रियल गैस को भी कंप्रेस करना चाहूं एट अ टेम्परेचर विच इज वेरी हाई। क्योंकि गैस का टेम्परेचर बहुत हाई है, अब इस गैस का कितना ही प्रेशर हाई कर लो, कभी भी ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि गैस लिक्विफाई हो जाए या सॉलिडिफाई। वो हाई टेम्परेचर जिस पर या जिसके बाद गैस को लिक्विफाई या सॉलिडिफाई करना पॉसिबल ना हो, चाहे मैं कितना ही हाई प्रेशर लगा लूं, उस टेम्परेचर को, उस पॉइंट को क्या टेम्परेचर बोलते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। अभी मैं आऊंगा, मैं डिफाइन करूंगा ये सब। मैं इरेज कर दूं ऊपर का पोर्शन?
यस सर। सर आपने जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाया उसमें आपने वो इम्परफेक्ट हाइपरबोला बनाया या आपने वो मेरे से वो मुझसे बना है, बट वो इम्परफेक्ट नहीं है, वो परफेक्ट ही होगा। मतलब इसको परफेक्ट कर ले, ऐसे ले जा ऊपर। तो वो पूरा सुपर इम्पोज हो रहा है उस पर क्या? यहाँ नेक्स्ट मतलब जो ये हायर वॉल्यूम्स है उस पे फिर ये मिल जाएंगे। ओके। और लोअर वॉल्यूम्स एंड हायर प्रेशर्स पे तो अलग ही होगा। यस। ये परफेक्ट हाइपरबोला नहीं है। एट टीसी कैसा दिखेगा मैं दिखाता हूँ। एट टीसी मैं ग्राफ दोबारा बनाता हूँ। इसका मतलब हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, हम ये सब कंक्लूड कर सकते हैं। दोबारा देखो, क्रिटिकल टेम्परेचर को हम डिफाइन कर सकते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर TC, जिसको हम डिनोट करते हैं TC को यूज करके। सो TC इज दैट टेम्परेचर, it is defined as that temperature at which or beyond which it is not possible to liquefy or to solidify the gas. Does not matter whatsoever high pressure is applied. ये चीज समझ में आती है अभी तक आप लोगों के? यस सर। यस सर। अब इसको मैथमेटिकली निकाले कैसे, जरा देखो। मतलब कि ग्राफ कैसा दिखता था, ग्राफ ऐसा दिखता था। ग्राफ डिक्रीज हो रहा था, फिर एक टर्निंग पॉइंट आया, फिर एक टर्निंग पॉइंट आया, और फिर डिक्रीजिंग ग्राफ। कब दिखता था ये ग्राफ? एट टेम्परेचर लेसर देन क्रिटिकल। क्रिटिकल टेम्परेचर पे ये ग्राफ कैसा दिखने लगा? फॉलिंग कर्व, फॉलिंग कर्व, फॉलिंग कर्व, फॉलिंग कर्व। बट उसके बाद कुछ टाइम के लिए स्लोप 0 हुआ और फिर से फॉलिंग कर्व, फॉलिंग। अगर इस पॉइंट पे मैं आपसे स्लोप पूछूं तो कितना है? 0। ठीक है। फिर T ग्रेटर देन TC पे ग्राफ कैसा दिखने लगा? सिंपली एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बात सुनने, सिंपली एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, फॉलिंग कर्व। तो एट T ग्रेटर देन TC ग्राफ लुक लाइक। तो नाउ अगर मान लो आपको मैथमेटिकली इसको निकालना हो, मतलब कि TC वाले ग्राफ को हम मैथमेटिकली कैसे समझेंगे? फिजिक्स वाइज तो ये समझ में आता है कि एट TC हर प्रेशर पे एक वॉल्यूम एग्जिस्ट करने का मतलब है कि मेरा सब्सटेंस सिर्फ गैसियस फॉर्म में ही रह रहा है, उसको लिक्विफाई करना पॉसिबल नहीं है। बट मैथमेटिकली क्रिटिकल पॉइंट को हम समझेंगे कैसे, देखते हैं जरा। हाउ टू अंडरस्टैंड मैथमेटिकली क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रिटिकल पॉइंट। ओके, लेट्स सी। जब हम छोटे बच्चे थे तब हम y वर्सेस x का ग्राफ अगर ऐसा दिखता था तो हम पॉइंट x0 को कौन सा पॉइंट बोलते थे? x0 इज मैक्सिमम पॉइंट ऑफ x0 इज पॉइंट ऑफ इन्वर्जन, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। अच्छा, इन्वर्जन किसने बोला अभी? मेरे से हो गया सर। नाम तो बता दे। सचिन सचिन है क्या? अच्छा सचिन, एक काम करो, उठो और पानी होगा घर में? सर सच में नींद आ रही थी सर। सुनो तो सही, पानी है घर में? जी सर। ठीक है। और पानी है, ये क्या है? सर पानी है सर। पानी के छोटा मतलब कम, छोटा सा पार्ट है। ये है चुल्लू भर पानी। चुल्लू भर पानी। तो इसमें क्या करो? ठीक है, चलो अब आगे चलो। तो x0 है पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? इसको ऐसे ही लिखते होंगे ना मैथमेटिकली कि x0 पे dy by dx क्या है? dy by dx है x0 जीरो। स्लोप इज 0 ना? स्लोप इज 0। यस स्लोप इज 0। और स्लोप का स्लोप मतलब d2y by dx स्क्वायर एट x0 कितना है? नेगेटिव। कैसे है? प्रूफ कर सकता है कोई? d2y by dx स्क्वायर एट x0। चलो मैं ये भी करा देता हूं। मैक्सिमम पे नेगेटिव होता है।
हाँ क्यों होता है, मतलब होता है, ये तो हमने पढ़ा ही है, ये तो हम जिंदगी भर पढ़ते आए हैं, बट क्यों होता है? कोई प्रूव कर सकता है इसको? d2y by dx square at x नॉट, देखो जरा, d2y by dx square का मतलब ही यही है ना, चेंज इन स्लोप ओवर में चेंज इन x इन द नेबरहुड ऑफ x नॉट, यही होगा इसका मतलब। यस सर। यस सर। इसको फर्दर ऐसे लिखा जा सकता है कि स्लोप की वैल्यू एट x नॉट प्लस अपसलोन, मतलब x नॉट से जस्ट आगे कि स्लोप कितना है, x नॉट से जस्ट आगे स्लोप कितना है, माइनस स्लोप की वैल्यू x नॉट से जस्ट पीछे ओवर में चेंज कितना आ रहा है, अगर ये x नॉट प्लस अपसलोन है और ये वाला पॉइंट x नॉट माइनस अपसलोन है, तो x नॉट में कितना चेंज आया, 2 अपसलोन। तो मुझे कौन बता रहा है कि स्लोप x नॉट से जस्ट आगे कितना है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव। तो ये वाली जो क्वांटिटी है वो है नेगेटिव, ये वाली जो क्वांटिटी है वो है नेगेटिव, और स्लोप x नॉट से जस्ट पीछे कितना है, पॉजिटिव। नेगेटिव क्वांटिटी में से अगर मैं पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ओवरऑल किसी क्वांटिटी नेगेटिव। इसीलिए हम कहते हैं कि डबल डेरिवेटिव मतलब स्लोप का स्लोप एट x नोट इन केस ऑफ मैक्सिमा शुड बी नेगेटिव। बात समझ में आई या नहीं? Yes, sir. मतलब करते आ रहे थे, पूरी जिंदगी हो गई, मैक्सिमा कैसे निकालते थे, dy by dx करो और इक्वल टू 0, जो भी सॉल्यूशंस आए डबल डेरिवेटिव को चेक कर लो कि किस सॉल्यूशन पे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो रहा है, दैट विल गिव यू पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। पर पता नहीं था कि नेगेटिव ही क्यों चेक करते हैं, पता था? यस सर। अरे वाह, गुड। ठीक है, केस नंबर 2, पॉइंट ऑफ मिनिमम। मान लो y वर्सेस x, अगर ग्राफ में ऐसा प्लॉट करूं तो x नोट को क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंट ऑफ मिनिमम। पॉइंट ऑफ मिनिमम। पॉइंट ऑफ मिनिमम। पॉइंट ऑफ मिनिमम। और मैथमेटिकली इसको कैसे निकाला जाता है? dy by dx at x नोट is 0 and d2y by dx square at x नोट is पॉजिटिव। केस नंबर 3, केस नंबर 3 जो सचिन बोल रहा था, y वर्सेस x। मान लो ग्राफ ऐसा दिखता है, तो इसको क्या बोलेंगे? मान लो ग्राफ ऐसा कुछ दिखता हो, मान लो ग्राफ ऐसा कुछ दिखता हो, तो इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इन्वर्जन और पॉइंट ऑफ इन्वर्जन, है ना? मतलब देखो, अगर ध्यान से देखो तो x नोट के राइट हैंड साइड फॉर x ग्रेटर देन x नोट, दिस इज सर्विंग एज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। फॉर x लेस देन x नोट, अगर x लेसर देन x नोट पूछूं तो दिस पॉइंट इज सर्विंग एज पॉइंट ऑफ मिनिमा। सो दिस इज लोकल मिनिमा फॉर लेफ्ट हैंड साइड एंड लोकल मैक्सिमा फॉर राइट हैंड साइड। ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं सचिन? पॉइंट ऑफ इन्वर्जन या फिर पॉइंट ऑफ, या फिर क्रिटिकल। कैसे निकालते हैं इसको मैथमेटिकली? अगर मैं इसी को और थोड़ा जूम करके बनाऊं तो ये ग्राफ ऐसा दिखता है। तो अगर आप यहां देखो तो स्लोप कितना है एट x नोट? स्क्वायर भी 0 होगा सर। 0। और d2y by dx स्क्वायर कितना है एट x नोट? निकाल लेते हैं चलो। इसका मतलब चेंज इन स्लोप ओवर में चेंज इन x इन द नेबरहुड ऑफ x। इसका मतलब dy by dx की वैल्यू बताओ x नोट से जस्ट आगे, माइनस dy by dx की वैल्यू बताओ x नोट से जस्ट पीछे, ओवर में इनका डिफरेंस। तो dy by dx की वैल्यू इससे जस्ट आगे नेगेटिव, जस्ट नेगेटिव, इससे जस्ट पीछे फिर से नेगेटिव, पॉजिटिव का है, फॉलिंग ही तो कर रहा है, आगे भी फॉलिंग।
तो मतलब और साथ में ये मानते हो कि सिमेट्रिक है तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, जितना नेगेटिव वहां होगा उतना ही नेगेटिव है। तो मतलब कि नेगेटिव में से अगर मैं माइनस कर दूं उतना ही नेगेटिव, आंसर क्या आ जाए? 0 इसका मतलब आपको पॉइंट ऑफ इन्वर्जन अगर निकालना हो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या क्रिटिकल पॉइंट अगर निकालना हो मैथमेटिकली, तो कैसे निकालोगे? आप डेरिवेटिव को भी 0 कर दोगे, साथ में डबल डेरिवेटिव को भी 0। तो यही ग्राफ था P वर्सेस V का, किस पर? क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर पे P वर्सेस V का ग्राफ यही था। तो P वर्सेस V का ग्राफ क्योंकि यही था, तो आपसे कोई पूछे TC को कैसे डिफाइन करोगे, तो क्रिटिकल टेम्परेचर को मैथमेटिकली निकालने के लिए, क्रिटिकल पॉइंट को मैथमेटिकली निकालने के लिए y एक्सिस पे मैंने क्योंकि प्रेशर को प्लॉट किया था और x एक्सिस पे मैंने वॉल्यूम को प्लॉट किया था, हम डेरिवेटिव भी 0 कर देंगे और सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को भी 0 के बराबर पुट कर देंगे। इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज करके हम क्या निकालेंगे बेटा? क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वैन डेर वाल्स गैस। और यही हमें करना है अभी। अच्छा, मैं आप लोगों को 7:25 तक नहीं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे ये टॉपिक फिनिश कराना है। जिसको जाना है जा सकता है, मेरे को 10 मिनट और लगेगी। लिख ले सर। हाँ, ये लिखो भाई, लिखो। तो कल किसका क्लास था आपका? कल नहीं था सर। अच्छा, और मंडे को? मेरा तो नहीं था। मंडे को भी ऑफ था क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स की। डन ना? ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब मुझे क्रिटिकल टेम्परेचर निकालना है। एक मिनट सर। क्रिटिकल टेम्परेचर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? फिजिक्स वाइज हम डिफाइन करते हैं कि ये वो टेम्परेचर है जिस पर या जिसके बाद गैस पे मैं कितना ही प्रेशर लगा लूं, गैस कभी भी लिक्विफाई या सॉलिडिफाई नहीं है। मैथमेटिक्स वाइज ये वो टेम्परेचर है, ये वो पॉइंट है जिस पर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के साथ साथ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम 0 हो जाता है। तो बॉइल्ड टेम्परेचर से इसका कोई रिलेशन नहीं होता ना? हाँ, बट इतना जरूर है कि बॉइल्ड टेम्परेचर के आसपास ही ये रहता है सर, क्योंकि उसके अराउंड तो ये हाँ, बॉइल्ड टेम्परेचर भी वो टेम्परेचर है जिसके बाद मेरा वैन डेर वाल इक्वेशन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है। और क्रिटिकल टेम्परेचर भी वही टेम्परेचर है जिसके आसपास, जिसके जस्ट बाद ये वाला जो आपका शेप है P plus AL square by V square into V minus NB equal to nRT का, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का शेप ले लेता है। और दोनों ही हाई टेम्परेचर है, तो दोनों ही। और अभी हम देखेंगे भी कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, कौन कितना है, अभी आपको समझ में भी आ जाएगा। बॉइल्ड टेम्परेचर कितना निकल के आया था? A/RB। अभी देखेंगे ये क्रिटिकल टेम्परेचर कितना निकल के आता है। तो देखो जरा, अभी मैं एक एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ जो हमारे जमाने में बहुत प्रोबेबल होती है। आपके टाइम में कैसा क्वेश्चन आएगा देखेंगे। अभी उसको करने के लिए समझना जरूरी है। अभी मेरे को निकालना है क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स ऑफ वैन डेर वाल गैस। तो क्रिटिकल टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं हम del P by del V। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसको हम इन्वर्जन पॉइंट भी बोलते हैं। इन्वर्जन पॉइंट वो पॉइंट है जिसपे स्लोप भी 0 हो जाए और साथ में स्लोप का स्लोप भी 0 हो जाए। वैन डेर वाल गैस की आप इक्वेशन जानते हो? P plus AN square by V square into में V minus NB equals to nRT। इस इक्वेशन को रीराइट कर सकते हो, P बराबर nRT डिवाइडेड बाय में माइनस, यहां से मुझे कौन बच्चा del P by del V निकलवा रहा है एट कांस्टेंट T। del P by del V एट कांस्टेंट T मतलब कि इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर को कांस्टेंट मानते हुए आप इस इक्वेशन को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट करोगे
तो एनआरटी तो ऐसे ही एनआरटी रह तो जाएगा। एनआरटी तो बाहर है। v माइनस और एनबी का करोगे तो माइनस का साइन के -1 साथ by v स्क्वायर v माइनस एनबी का होल स्क्वायर। ऐसे ही an स्क्वायर बाई वी स्क्वायर का करोगे तो v की पावर -2 का करोगे तो माइनस आ जाएगा, -3 by माइनस माइनस प्लस 2an स्क्वायर बाई वी क्यूब आ जाएगा क्या? 2a। इसको 0 हाँ, के सही बराबर है। कर दो यस सर। क्योंकि पहला डेरिवेटिव 0 है, स्लोप 0 है, इसको 0 के बराबर कर दो। यहां से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा और वो इक्वेशन होगा nRTC ओवर में v माइनस एनबी का स्क्वायर बराबर ट्वाइस an स्क्वायर बाय में v क्यूब। ऐसे ही सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, del 2p बाय में del v स्क्वायर एट t कितना आएगा निकल के। एक और बार इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, nRTC by v minus nb का होल 2nRT बाय में v माइनस एनबी का स्क्वायर और माइनस 6an स्क्वायर बाय में v4 पुट इट इक्वल टू 0। तो यहां से आपको एक इक्वेशन और मिलेगा और वो मिलेगा ट्वाइस nRTC ओवर में v माइनस एनबी का स्क्वायर क्यूब इक्वल्स टू 6an स्क्वायर बाय में v4। अब बच्चों देखो हमारे पास दो अननोन है, एक टेम्परेचर और एक वॉल्यूम, और उनको कनेक्ट करती हुई कितनी इक्वेशन है, 2। इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हमको दोनों अननोन की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो, डिवाइड इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलो। यस, दोनों को डिवाइड कर दो, बिल्कुल। डिवाइड 3/4 क्या आ जाएगा, डिवाइड इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाय में 4। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में nRTC बाय में v माइनस एनबी का स्क्वायर इनटू में v माइनस एनबी का क्यूब डिवाइडेड बाय में 2nRTC। ऐसे ही लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड देखकर बताओ क्या आएगा, ट्वाइस an स्क्वायर बाय में v क्यूब इनटू में 6an स्क्वायर बाय में v4। an स्क्वायर 2 से 6 गया तो 3 बचा, v क्यूब से v4 गया तो v बचा। राइट हैंड साइड में तो क्या बचा, v डिवाइडेड बाय 3। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा जरा देखो, nRTC कट गया, v माइनस एनबी का स्क्वायर इसकी पावर से कट गया, बचा आपके पास v माइनस एनबी बाय 2। राइट हैंड साइड में v बाय 3 को इस साइड ले आओ, 3v माइनस 3nb और 2 को उस साइड ले जाओ। क्या बचा, 3v माइनस 2v इक्वल्स टू 3nb। क्या वॉल्यूम आपका 3nb के बराबर आ गया सबका, यस और नो? यस यस सर। सबका बताओ, सब लोग बताओ। तो इसका मतलब हमको मिला क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है, क्रिटिकल वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ माय वैन डेर वाल्स गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी 3nb। अब क्रिटिकल टेम्परेचर निकालना है, कैसे निकालोगे, क्रिटिकल वॉल्यूम आ गया, क्रिटिकल टेम्परेचर निकालना है, इक्वेशन 3 या 4 में पुट कर दो। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 5 इन इक्वेशन नंबर 3। क्या आएगा देखो जरा, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 5 इन इक्वेशन नंबर 3। nRTC ओवर में 3nb माइनस nb करूंगा तो क्या आएगा, सो रहे हो क्या, बोलो सब लोग। 3nb माइनस nb करूंगा तो 2nb का स्क्वायर मतलब 4n स्क्वायर b स्क्वायर 2an स्क्वायर बाय में v क्यूब करो, v क्यूब करो तो 27n क्यूब b क्यूब। तो 8a by 27 भी आ रहा है, 8a upon 27 है 8a upon 27 br n ठीक है, n स्क्वायर का n क्यूब कट गया, ये n सारा सब चला गया। 2 और 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आएगा, एक a एज इट इज पड़ा रहेगा ओवर में 27 r और b स्क्वायर का और b क्यूब में b बचेगा। और मैंने पीछे बताया था ना कि जो a बाय rb की यूनिट होती है वो टेम्परेचर की होती है। यस सर। तो अभी सचिन ने पूछा था, किसने पूछा था, तो आप यहाँ देख भी सकते हो a बाय rb क्या होता है, बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर तो मतलब कि बॉयल्स टेम्प। और 8/27 की वैल्यू जरा निकाल के बताओ अभी, 8/27 कितना आ रहा है। मेरा मोबाइल क्या है, नीचे पड़ा है, जरा देखो आप लोग, मेरा मोबाइल अभी नहीं है मेरे पास। 8/27 कितना आ रहा है, 0.33 के आसपास आ रहा है क्या, देखो जरा। 0.296 सर 0.296 मतलब कि देख लो, बॉयल्स टेम्परेचर का 30% इज क्रिटिकल टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर का 30% मतलब उतना ही हाई, ऑलमोस्ट उतना ही हाई। अच्छा, क्रिटिकल टेम्परेचर आ गया, क्रिटिकल वॉल्यूम आ गया, क्रिटिकल प्रेशर कैसे निकालो,
फिर पुट कर देंगे। कहाँ पे? इस इक्वेशन में भाई एक ही तो इक्वेशन है जो प्रेशर वॉल्यूम यस सर, टेम्परेचर कनेक्ट उसमें पुट कर देंगे। टीसी क्या होगा? एन आर टीसी ओवर में वीसी माइनस एनपी माइनस ए एन स्क्वायर बाई वीसी स्क्वायर होगा या नहीं? यस देखो जरा, एन आर वीसी माइनस एनबी करूंगा तो 2nb और टीसी की जगह पुट कर लूंगा 8a ओवर में 27 आरबी माइनस ए एन स्क्वायर बाय में वीसी का स्क्वायर क्या होगा? 4 9 एन स्क्वायर बीएस। ठीक है, तो एन स्क्वायर कट गया। यहाँ देखो जरा, एन कट गया, आर कट गया और 4 बचा, तो मतलब कि 4 बाय में 27 ए बाय में बी स्क्वायर माइनस ए बाय में 9b स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 3a बाय में 27, उसके बाद ये क्या बन जाएगा? a बाय में 27 b स्क्वायर। ठीक है, a बाय में 27। इसका मतलब PC का एक्सप्रेशन कम्स आउट टू बी a बाय में 27 b स्क्वायर। PC comes out to be 8a over में 27 BR। VC comes out to be, ठीक है। अब जरा कोई बच्चा ये वाली चीज निकाल के बता सकता है, PC VC ओवर में NRTC का वैल्यू। देख लो जरा, पुट कर दो। A बाय में, वो तो तुम रटे हो है ना, निकालो इसको। A बाय में 27 b स्क्वायर इंटू में 3nb ओवर में nr इंटू में 8a ओवर में 27 rb। अब देखो क्या क्या कट रहा है, b स्क्वायर कट गया b और b से, 27 से 27 कट गया 27 से, n कट गया r और a से कट गया, r से कट गया, 3/8। तो PC VC ओवर में NRTC 3/8। सो ये सब चीजें हमने निकाली है फॉर वेंडर वॉल केस, ये हमारे जमाने की बात है। अब कैसे तुम्हारे लिए क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं, उसका एक टेस्ट लेने के लिए आई एम गिविंग यू सम होमवर्क। कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं अभी? 26। ठीक है, 31 थे टोटल। हाँ, तो ये चीज समझो, 5 बच्चे गए तो किसका लॉस हुआ? उनका ही हुआ। ठीक है, एक होमवर्क नोट करो सर। क्रिटिकल वॉल्यूम सर ये 3nb सर थ्योरेटिकली है ना सर? हाँ, एक्सपेरिमेंटली सर 2b लेते हैं सर, 2nb लेते हैं। मतलब ये कब हुआ भाई? ऐसा मुझे नहीं पता, ये सब चीज ये चीज मुझे नहीं पता कि एक्सपेरिमेंटली 2nb क्यों लेते हैं, देखना पड़ेगा। ठीक है, होमवर्क ट्राई क्वेश्चन नंबर, इस टॉपिक से रिलेटेड बता रहा हूँ, जो कि असाइनमेंट 1 अगर आप देखोगे तो अपलोड हो चुकी है। ट्राई क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 एज योर होमवर्क। ठीक है, ऑफ योर, अच्छा असाइनमेंट नंबर 1 अपलोड हो चुके, कोई कंफर्म कर सकता है ऐप पे जाकर के? सर क्लास से पहले चेक किया था तो नहीं था। ओके, ये सर इट हैज बीन अपलोडेड सर। इट हैज बीन ना, ठीक है, गुड। साथ में ये तो इस टॉपिक से है, साथ में यू हैव टू आल्सो ट्राई क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ अगेन नेक्स्ट क्लास में आओगे, मैं पूछूंगा कि क्या क्या डाउट है आप लोगों को। ठीक है, क्लियर है सर? चलो जी, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, कल मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you.